Hello everyone, good evening. Hello everyone. Hello Abhilipsa. Good evening Prachi. Good evening Nihal, Dorami. कैसी चल रही हो तुम्हारी बायो एक बार बताओ। हमारा मोर देन हाफ सिलेबस हो चुका है बायो के 12th में। मेजर पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया। जेनेटिक्स होगी, बायोटेक होगी, रिप्रोडक्शन होगी। हेलो भावना, मेजर पोर्शन सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छी चल रही है ना, गुड। जेनेटिक्स का बायोटेक का डर खत्म हुआ है ये बताओ। देखो मैंने अपना 100% दिया है तुम्हें। बायोटेक होगी, जेनेटिक्स होगी, रिप्रोडक्शन होगी, सब कुछ एक्सप्लेन करने में, है ना। तुम्हें मजा आ रहा है पढ़ के? एक बार बताना, मेरे से पढ़ के मजा आया है? अच्छा, अभी लिप्सा के फेवरेट है, गुड। हाँ दी, अच्छी चल रही है, बस रिवीजन करना है क्योंकि इस बार बहुत गलती हो गई टेस्ट में। हाँ, लास्ट में हम टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है। जे मस्त। मजा आया मैम। अनीश, राधे राधे। राधे राधे अनीश। अनीश, ये डीपी में सुमेध मुदगलकर की आईज लगा रखी है ना। ठीक है, तुम्हें मजा आ रहा है तो अच्छी बात है। बायो में हमारा क्या रह गया आज? मतलब को ह्यूमन हेल्थ रह गया, माइक्रोब वाला, इवोल्यूशन, फिर इकोलॉजी वाले यूनिट। फिर हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 3 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करने का बोला था, देखो वो कंप्लीट भी हो गया। ये भी नहीं कि फटाफट कराया हो। हर चैप्टर के 3 से 4 पार्ट हुए हैं और बिल्कुल ब्रीफ में आपका हर एक चैप्टर यहाँ पे हुआ है ना। अच्छा, कृष्ण जी की है वो आईज। शायद वो जो सीरियल आता था ना, उसमें राधे कृष्ण, उसमें सुमेध मुदगलकर था, बिल्कुल सेम आईज लग रही है ऐसे, इसलिए मैंने बोला। है ना, हाँ अभिलिप्सा उनकी ही लग रही है सेम। हेलो श्वेता। हेलो श्वेता। चलो स्टार्ट करें। गुड इवनिंग जागृति। हाँ अभिलिप्सा, है ना, मुझे भी वही लग रहा था। चलो देखो, पर्सन मेंटोरशिप के बारे में बता देती हूँ मैं थोड़ा बहुत तुम्हें। देखो, जिसका भी एम है एमबीबीएस करना, ऐसा देखो वैसे देखो सब पढ़ते हैं, ठीक है, सबको पता है 25 लाख बच्चे जो हैं वो पेपर देते हैं नीट का। लेकिन ऐसा क्यों होता है? उसमें से सिर्फ 1% का सिलेक्शन हो पाता है, क्योंकि शायद कुछ वो जो बच्चे हैं कुछ ऐसा करते होंगे जो कि बाकी सब नहीं करते, कुछ एक्सेप्शनल वर्क वो वहाँ पे करते होंगे। और वो ही एक्सेप्शनल वर्क में से एक काम आता है, विच इज योर पर्सनल मेंटोरशिप। देखो नीट में हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं? लगभग 72 चैप्टर्स। अब तो सिलेबस रिड्यूस होकर भी इतने ज्यादा चैप्टर्स है, इतने ज्यादा वेटेज के अभी भी फिलहाल चैप्टर्स हैं, जहाँ पे हमें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हमें नहीं पता, देखो बुक सबके पास है, एनसीईआरटी सबके पास है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना क्या चीज उसमें से इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि ऐसा तो कोई ना कोई काम होगा जो कि आज की डेट में नीट का टॉपर कुछ अलग कर रहा है और हम वहां पे वहीं पे अभी लैग करके बैठे हैं, है ना। तो जो आपका मेंटोर होता है यहाँ पे, आपको पर्सनल मेंटोरशिप में जब आप यहाँ पे बाय करोगे, सिर्फ इसका 4000 रुपीज इसका प्राइस है। आपको काजल 123 आपको कोड यूज करना है। यहाँ पे जो मेंटोर्स होते हैं आपके फिजिकल, आपके आपके माइंड को, आपके पूरी बॉडी को पहली बात तो फिजिकली रेडी करते हैं, सो दैट आप अपने डीमोटिवेटेड फील ना करो, आप हमेशा रेडी रहो पढ़ने के लिए, है ना। साथ साथ आपको मेंटली भी प्रिपेयर करता है, बिकॉज ऐसा नीट जर्नी में बहुत बार होता है कि हमें डीमोटिवेशन, फियर, ये सब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं साथ में, जिससे कि हम डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा फील करने लग जाते हैं। तो जो मेंटोर होते हैं आपको मेंटली भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस है, उसको देख के आपका टेस्ट एनालिसिस आपका हर वीक होता है, हर डे आपको डेली चैलेंजेस मिलते हैं, टारगेट्स मिलते हैं। तो पर्सनल मेंटोरशिप लाइक बिल्कुल बेस्ट है, जो कि इंडिया में अभी तक कहीं भी ऐसी चीज लॉन्च नहीं हुई है, ठीक है। नाम नाम की हर जगह है, लेकिन जो मेन बिल्कुल एज इट इज आपको पर्सनल मेंटोरशिप यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, जिसका प्राइस सिर्फ 4000 रुपीज है पूरे साल के लिए। तो जिसको लेना हो वो सिर्फ काजल 123 कोड लगाना, ऐप पे जाके आप ये वाली मेंटोरशिप ले सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छी है ये चीज। मैं होती तो देखो मैं भी लेती पक्का, मेरे टाइम पे नहीं थी, ठीक है। तो क्या है, आप इसको ले सकते हो पर्सनल मेंटोरशिप का, ठीक है, आप कोड यूज कर सकते हो, आपको मिल जाएगी, ठीक है।
ठीक है, अनीश को पता ही नहीं है किसकी डीपी लगाई हुई है। अच्छा चलो एक्टर वेक्टर छोड़ दो अब। हिम ज्योति क्या कह रहे हो मैम? मैं 1.5 लेट हो गया। 1.5 क्या? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, कमेंट्स में हमेशा की तरह वही हमेशा कमेंट करते हैं जो कि हम, अच्छा 1.5 मंथ लेट हो गया है। अच्छा देखो हिम ज्योति, अगर आपने बोली वीडियो देखी होगी जहां मैंने सेशन लिया था, 2 डेज पहले मैंने सेशन लिया था, वहां पे मैंने सारी प्रॉब्लम्स वहां पे डिस्कस की थी, प्लस में बैकलॉग की प्रॉब्लम भी वहां पे डिस्कस की थी। ठीक है, जिसका भी बैकलॉग है ना, क्या कर सकते हो, मैंने 2 तरीके बताए थे। एक बैकलॉग की चीज वो बताई थी जहां पे जिनका कम बैकलॉग है वो तो साथ साथ मैच कर सकते हैं। वो मैच कैसे कर सकते हैं आपको सारी चीजें बता चुकी हूँ। अब जैसे आपका 1.5 मंथ लेट हो गया, दैट मीन्स आप आते हो उस कैटेगरी में जहाँ पे आपका बहुत ज्यादा बैकलॉग इवन क्रिएट हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप डेज डिवाइड कर लो कि मंडे को मुझे बैकलॉग कंप्लीट करना है, ट्यूसडे को मुझे 7 लेक्चर्स देखने हैं जो कि अभी बैच में चल रहे हैं, क्योंकि अगर इन लेक्चर्स को भी छोड़ दिया तो इतना ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये एक बात हमेशा याद रखना, जो अभी चल रहा है उसको तो बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके चलो। ठीक है, या तो आप डेज डिवाइड कर लो, या तो हर दिन क्या करो, 2 घंटे एक्स्ट्रा बैकलॉग के लिए निकालो, सुबह उठ के निकालो, जैसे मर्जी निकालो, हर दिन आपको 2 घंटे बैकलॉग के लिए बनाने हैं। और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात रही, क्वेश्चन प्रैक्टिस माना कि अभी नहीं हो पाएंगे, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर पाओगे, लेकिन डेली 1-1 घंटा आधा आधा घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस उनके लिए भी निकालो जो कि एक्चुअली आपके पास जिनका आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है। टेस्ट की चिंता नहीं करनी, आपका बैकलॉग इतना ज्यादा है कोई बात नहीं, प्रीवियस टेस्ट साथ साथ देते जाओ जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाए। ठीक है, अभिषिक्ता मैम आप कौन सी अभिषिक्ता ऐसा ही डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी बट ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ मैं कमेंट्स पहले बताओ हिम ज्योति डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। चलो अब देखो, हाँ मैं कमेंट्स का बता रही थी, कमेंट्स करने वाले हमेशा हमेशा से एलिजा होती है, अभिलिप्सा होती है, देविका हमेशा होती है, प्राची होती है, सुहासिनी डोरमी होती है, मितु पांडे, सुभान मलिक, और आपके सुभान मलिक ने भी शायद पहली बार किया था, और आपके पास शिव शिव ने भी पहली बार किया था। बाकी जितने भी यहाँ पे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल रिया, चलो रियाज भी कभी कभी करता है बट अधिकतर छोड़ देता है। अनीश, मुझे बताओ कमेंट क्यों नहीं करते तुम, बताओ। अच्छा इन क्वेश्चन के आंसर नहीं हुए कमेंट इसलिए नहीं करते, या फिर क्या दिक्कत होती है बताओ। बताओ अनीश आंसर। चलो बाकी तो यहाँ पे करते हैं। भावना, भावना बताओ। निहाल, अनीश कभी कभी, मैंने कभी कभी में शायद अनीश एक बार देखा है, कभी कभी में। आज सब करके जाएंगे कमेंट, ठीक है। सिर्फ एक हैशटैग यूज करके चले जाया करो, ज्यादा मैं नहीं कह रही कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो कि पूरा कमेंट तुम लिख रहे हो, नहीं। सिर्फ हैशटैग लिख के चले जाया करो, जिसको ज्यादा अच्छा लेक्चर लगता है वो अपना फीडबैक भी देके चले जाया करो। ठीक है। अनीश वीडियो देखो ना, देखो देखो मैं फीडबैक जेन्युइन बोलती हूँ हमेशा, वो फीडबैक तुम अपना जेन्युइन देके जाओ, तुम्हें कैसा लेक्चर लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट कमेंट तो करके जाओ। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। ठीक है, चलो देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। जहां भी आपको जैसे इस चैप्टर में मलेरिया में कंफ्यूजन होती है, मलेरिया की जो लाइफ साइकिल होती है वहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, साथ साथ में बोलूं एड्स में, कैंसर में, ड्रग्स में, ये हमारे मेजर टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर को मिनिमम मैं बताऊं तो देखो 3 पार्ट्स तो लगेंगे लगेंगे। ज्यादा वैसे नहीं करूंगी मैं कोशिश, लेकिन देखो 3 पार्ट्स तो इसमें लगेंगे। आज हम डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है भावना, कोई बात नहीं। चलो देखो, पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे। ठीक है, चलो देखो, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम, बाद में हम इसको नोट से भी करेंगे, लेकिन ये हमारे पास टॉपिक एनसीईआरटी का डायरेक्टली आता है तो इसको मैं एनसीईआरटी से ही कराऊंगी। ठीक है, देखो, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड व्हेन देयर इज अ बैलेंस फॉर सर्टेन ह्यूमंस। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो हमारा हिप्पोक्रेट्स कौन है, हमारे फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं। तो पहले के टाइम पे जो हमारा हिप्पोक्रेट्स थे, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम था, वो ये मानते थे, वो बेसिकली ना ह्यूमर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे हेल्थ को एक्सप्लेन करने में। ह्यूमर्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में फ्लूइड्स जो होते हैं उनको हम जनरली ह्यूमर्स बोलते हैं। अगर हम अपने आयुर्वेदा सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे जो ह्यूमर्स होते हैं वो लगभग 4 तरह के होते हैं, दैट इज योर ब्लैक बाइल, येलो बाइल, एक होता है फ्लेजम, एक होता है ब्लड। इतना ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये समझो, हमारे पास ह्यूमर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे हेल्थ की डेफिनेशन करने में। आपके जो पुराने वाले सिस्टम्स हैं, लाइक आपका आयुर्वेदा सिस्टम हो गया, ये सब वो मानते थे कि हम किसी पर्सन को हेल्थी तब कहेंगे जब आपका बैलेंस है सभी ह्यूमर्स का। ठीक है, और इन्होंने एक और बात कही, देखो वही लिख रखा है कि हिप्पोक्रेट्स जो थे आपके पास, हिप्पोक्रेट्स थे और जो इंडियन आयुर्वेदा
सिस्टम था, उन्होंने ऐसा बोला। फिर ये एक और चीज क्या मानते थे कि जिन भी पर्सन के पास ब्लैक बाइल होता है, उनको वो उनका जो टेम्परेचर होता है, उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जिन भी पर्सन के पास ब्लैक बाइल होता है वो उनको फीवर होता है। उन्होंने ऐसा बोला कि उनको जो ओले पर्सन होते हैं उनको फीवर होता है, उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। लेकिन विलियम हार्वे आए। विलियम हार्वे जो है वो डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी जाने जाते हैं। तो विलियम हार्वे आए, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। देखो, अगर तुमने ये बताओ वात पित्त कफ के बारे में थोड़ा सा सुना है, हमारी बॉडी में वात पित्त कफ इनका बैलेंस होना चाहिए, इनका बैलेंस बोलो या फिर हमारे कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस बोलो, तो ये हमारा बोला इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम पुराने सिस्टम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन विलियम हार्वे आए, उन्होंने ना ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अच्छे से स्टडी करा, उन्होंने थर्मामीटर को यूज करा, उन्होंने उन पर्सन के पास जाके चेक करा जिनके पास ब्लैक बाइल की जो प्रोबेबिलिटी जो प्रोपोर्शन था वो ज्यादा था। उन्होंने थर्मामीटर से जब चेक करा तो उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, उनका कोई टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, उनको तो फीवर नहीं है, वो तो नॉर्मल सब इंसानों की तरह बिल्कुल नॉर्मल है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी जो हाइपोथेसिस थी, बेसिकली इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने एक हाइपोथेसिस दी थी, विच इज योर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। हमें इस चैप्टर में एक ही हाइपोथेसिस पढ़नी है, ठीक है। गुड ह्यूमर आपके पास ये वाली हाइपोथेसिस इन्होंने पुराने वाले सिस्टम्स ने लॉन्च की थी। लेकिन विलियम हार्वे आए, उन्होंने चेक करा थर्मामीटर के थ्रू, उन्होंने देखा सब कुछ तो बिल्कुल बैलेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं कोई टेम्परेचर उनकी बॉडी में ज्यादा होता हो। तो विलियम हार्वे ने इस वाली थ्योरी को क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया, ठीक है। एनसीईआरटी में इसकी लाइन लिखी हुई थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए बता रही हूँ। तो इन्होंने क्या करा, इस थ्योरी को बिल्कुल क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। और उन्होंने एक डेफिनेशन लाई, वो एक डेफिनेशन लाई जिसमें उन्होंने किसकी हेल्प ली, डब्ल्यूएचओ की, ठीक है। तो उन्होंने डब्ल्यूएचओ की उन्होंने हेल्प ली, जिसमें आपका इंडियन आयुर्वेदा जो आपका पास मॉडर्न सिस्टम है उसमें भी उसकी डेफिनेशन यही है आज के टाइम पे भी, और डब्ल्यूएचओ ने भी यही आपके पास डेफिनेशन दी। पहले मुझे ये बताओ, क्या सभी हेल्दी हैं? क्या आप अपने आप को हेल्दी मानते हो कि यस यू आर 100% हेल्दी? बताओ। ये जो बच्चे आते हैं और जाते रहते हैं ना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसे आए हो तो पूरा लेक्चर अटेंड करके जाना चाहिए, जो है वो पूरा लेक्चर अटेंड करके जाएंगे, ठीक है। बताओ, क्या आप मानते हो कि आप पूरी तरह से हेल्दी हो? देखो, हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि कोई रेसलिंग कर रहा है, कोई कबड्डी वबड्डी खेल रहा है बाहर जाके और अच्छे से वो हेल्दी है, बिल्कुल फिट आपको दिख रहा है बाहर से, ठीक है। ऐसा हेल्दी का मतलब ये नहीं होता, ठीक है। देखो, अगर हम नीट नीट एस्पिरेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा हम वर्ड यूज ही नहीं कर सकते कि वो हेल्दी है, आज के टाइम पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो, डब्ल्यूएचओ ने नहीं, मेंटल हेल्थ, हाँ बिल्कुल, अभी वही डेफिनेशन हमारे डब्ल्यूएचओ ने दी। उसने क्या बोला कि कंप्लीट फिजिकल, मतलब हेल्थ का मतलब क्या है कि आप फिजिकली भी पूरे ठीक होने चाहिए, आप मेंटली भी ठीक होने चाहिए, आप सोशली मतलब सामाजिक तौर से भी आप बिल्कुल क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। फिजिकली तो चलो हम कह देंगे, ठीक है, हमें कोई डिसीज नहीं है तो हम कह देंगे हम हेल्दी हैं, लेकिन मेंटली भी तो होना चाहिए ना। नीट एस्पिरेंट्स आज की डेट में तो कोई भी हेल्दी मैं कह ही नहीं सकती, किसी भी नीट एस्पिरेंट को ले आओ, कोई हेल्दी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबको मेंटल स्ट्रेस है। लेकिन उस मेंटल स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलना है उसके लिए सेशन में ले चुके थे, आप देख सकते हो। फिर आता है सोशल वेलबींग, कि आपको जो आपका बेसिकली मैं सिंपल कहूँ, आपका जो समाज है वो आपको कैसे बोल रहा है कि आप सबसे सही से बात करते हो, आपको वो लोग कैसे बोल रहे हैं कि हाँ ये इंडिविजुअल सही है, ये ऐसा कोई ये नहीं कि इमोशनली ज्यादा ही अनस्टेबल है, फटाफट से रोने लग जाता है, फटाफट से एंग्री हो जाता है। तो आपको सोशली भी बिल्कुल अच्छे से रहना चाहिए, सोशली स्टेबल भी होना चाहिए, साथ साथ यू शुड बी मेंटली स्टेबल एंड ऑल्सो यू शुड बी फिजिकली वेरी मच राइट। तब हम कहेंगे कि यस यू आर हेल्दी। अब बताओ, जो कह रहे थे हम हेल्दी हैं, अब बताओ क्या तुम हेल्दी हो? हाँ, तो वही ना, देखो वही भावना, ठीक है। मेंटली तो सब अनहेल्दी है, नीट एस्पिरेंट्स क्या, हर कोई, हर कोई, ठीक है। अब तो कोई अपने आप को हेल्दी नहीं कहेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है हेल्थ की डेफिनेशन, जो कि किसने दी थी, डब्ल्यूएचओ ने, क्योंकि इन्होंने इनके अकॉर्डिंग क्या था। और आपका जो मॉडर्न जो डेफिनेशन आई उसने किसको डिसअप्रूव कर दिया? फटाफट से हाइपोथेसिस का नाम लिखो, फटाफट से कमेंट्स में। इस हिसाब से मैं कभी हेल्दी, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है हेल्दी। फटाफट से इसका कमेंट्स में आंसर लिखो, सेशन को लाइक करो। यहाँ पे 17 बच्चे हैं, सेशन लाइक होना चाहिए सबका। मैं तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स करती हूँ, इतने अच्छे अच्छे नोट्स, इतना अच्छे से क्वेश्चन लाती हूँ, तुमसे लाइक नहीं होता, ठीक है। चलो देखो, अब ये थी हमारी हेल्थ की डेफिनेशन। अब क्या आता है, देखो हमारी जो हेल्थ होती है ना, हमारी हेल्थ किन किन रीजन से अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि मान लो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर, आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया, आपके पेरेंट्स से बेसिकली जो भी आपको इनहेरिट कोई डिसऑर्डर हुआ है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में हमने लेक्चर प्रिंसिपल वाले चैप्टर में पढ़ा था। फॉर एन एग्जाम्पल, टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। अगर मान लो किसी इंडिविजुअल को इनहेरिट हो जाए जो भी आपके पास डिसऑर्डर है, तो पहला रीजन ये हो सकता है कि वो आपका इंडिविजुअल अनहेल्दी हो जाए। सेकंड रीजन क्या हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल, आप नहाते नहीं हो,
हो, आपके ऊपर पैरासाइट सारे जो बैक्टीरिया वगैरह आके बैठ जाएंगे, आप अनहेल्दी हो जाओगे, आपको डिसीजेज हो जाएंगी, है ना। फिर क्या है, इन्फेक्शन। थर्ड रीजन हो सकता है इन्फेक्शन। आपको किसी भी अपनी लाइफ के टाइम पे आपको कोल्ड हो गया, आपको मलेरिया हो गया, आपको हो ना, वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, टाइफाइड वगैरह कुछ भी ऐसी चीजें अगर आपको हो जाती हैं, तो इन तीनों रीजन की वजह से हमारी जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तीनों रीजन होते हैं आपके पास। इसका क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे कौन से 3 रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब क्या आता है हमारे पास ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हमको, हम सब कहते हैं कि आज के टाइम पे कोई भी हम बोलते हैं यस डिसीज हो गई, कुछ भी होगा डिसीज होगी, लेकिन एक्चुअल में वो डिसीज है क्या। देखो, डिसीज को 2 टर्म से समझो, डिस एंड ईज। ईज का मतलब क्या होता है कि यस यू आर वेरी मच कंफर्टेबल, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो अपने डेली लाइफ स्टाइल से, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, है ना। लेकिन आपके पास, ठीक है, हाँ सबने लिख दिया, ठीक है। ठीक है, ये ईज का मतलब होता है कि आप कंफर्टेबल हो, लेकिन डिस ईज का मतलब जब आपका कंफर्टेबल जो जोन है, जब आप उससे बाहर निकल जाओ और आपको ऐसे कुछ डिसीजेस, सिंपली बोलूं आपको कुछ ऐसा हो जाए जो कि आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर लेके आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिसीज। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहते सिंपल ऐसा, हम देखो डिसीज में हम ये भी नहीं कहते कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिसीज, मतलब कुछ भी आपको ना हो, तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन मेना कंफर्टेबल जोन से जैसे आप बाहर निकल जाओगे, आपके पास वहां डेफिनेशन बन के आ जाएगी आपकी डिसीज। देखो फिर यहाँ पे वही लिख रखा है, हेल्थ क्या है आपके पास, एब्सेंस ऑफ डिसीज को आप नहीं कहोगे, ऐसा नहीं कहोगे कि डिसीज नहीं है तो आप कह दोगे हम हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। हेल्थ का मतलब मैंने आपको बता दिया, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, 3 एस्पेक्ट्स के रिगार्ड में ही हमें अपनी डेफिनेशन यहाँ पे देनी होती है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मान लो आप कंप्लीटली हेल्दी हो, तो इससे क्या होगा, जब पीपल अच्छे से हेल्दी और सब हेल्दी होते हैं तो अपना काम हम अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल जो आपके पास डिसीज इंडिविजुअल्स हैं और हम अगर कंपेयर करें, तो हम अच्छे से, हम प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे, हम एफिशिएंट वर्क कर पाएंगे अगर हम उनसे कंपेयर करें, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, आपकी लॉन्गेविटी, आपका लाइफ स्पैन लाइफ जो बढ़ेगा, और आपका इन्फेंट एंड मेटर्नल मोर्टेलिटी, पता है आपको इन्फेंट एमएमआर और आईएमआर क्या होता है, सबको पता होगा, वो भी आपका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर लेके, सबकी वही बात है। देखो, डाइट अच्छी लो, पर्सनल हाइजीन, नहाओ धो अच्छे से, रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह करो, साथ साथ योगा भी कर सकते हो। योगा हमारे लिए ना मेन रिस्पॉन्सिबल वैसे होता है मेंटल हेल्थ के लिए, मेजर अगर हम बोले, लेकिन साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी योगा जो होता है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम लो। अभी कोविड आया था, कोविड के बाद तो इम्यूनिटी का जो वर्ड है वो इतना ज्यादा लाइक हर घर में स्प्रेड हो गया था, जिससे क्या था, हम वैक्सीन सब लोग ले रहे थे, हमारी इम्यूनिटी उसी चीज से हमारी स्ट्रॉन्ग हुई थी। तो वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे हमें लेना पड़ेगा, सो दैट हम हेल्दी रह पाए। ठीक है, साथ साथ हमें अच्छा खाना खाना है, अच्छा पानी पीना है, ये नहीं कि हम मोमोज फिंगर्स वगैरह खा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे गंदा सा पानी चल रहा है। ठीक है, तो हमें सारी चीजों को मेंटेन करके रखना, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आती है कुछ डिसीजेस। देखो, डिसीजेस ना बेसिकली हमारी 2 तरह की होती है। फर्स्ट आती है हमारी डिसीज कॉन्जेनाइटल, और सेकंड टाइप ऑफ डिसीज आती है हमारे पास एक्वायर्ड डिसीज। ठीक है, पहले आती है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल डिसीज वो होती है जो कि आपको बर्थ से प्रेजेंट होती है, जो कि ऐसा नहीं कि आपने अपनी लाइफ के टाइम पे कभी ली हो, जैसे कोल्ड है आपको कभी भी लाइफ के बीच में हो जाता है, ऐसा तो नहीं है ना कि बचपन से सब कोल्ड में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो कॉन्जेनाइटल वो डिसीज होती है जो कि आपको बर्थ से प्रेजेंट है। फॉर एन एग्जांपल, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब एग्जांपल होते हैं आपके पास कॉन्जेनाइटल डिसीजेस के। और एक्वायर्ड में आपके पास फर्दर 2 कैटेगरीज आती है, विच इज योर इन्फेक्शियस और आई कैन से कम्युनिकेबल डिसीजेस, और सेकंड आती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस और आई कैन से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। इन्फेक्शियस डिसीज वो होती है जो कि आपके पास थ्रू ड्रॉपलेट्स की मतलब सिंपली बोलूं कॉन्टैक्ट से फैल सकती है, या फिर मैं सिंपली बोलूं ड्रॉपलेट्स, जब अभी हम आगे पढ़ेंगे निमोनिया वगैरह जहाँ पे आपको ड्रॉपलेट्स के थ्रू इनका इन्फेक्शन होता है, उनको हम कहते हैं इन्फेक्शियस। अदर वन इज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही लिख रखा है, जो आसानी से फैल जाएगी वो इन्फेक्शियस होती है, वो नॉन इन्फेक्शियस आती है। मेन यहाँ पे जो चीज आती है इंपॉर्टेंट वो ये है, सी यहाँ पे देखो, सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीजेस लाइक एड्स आर फेटाल। ठीक है, आपके पास ना यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसे इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि आपके लिए फेटाल है, या सिंपली बोलो जो कि आपके लिए डेंजरस है, तो उसका एग्जाम्पल लिख के आएंगे हम एड्स। फिर आता है ऐसी कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है जो कि आपके लिए फेटाल है या डेंजरस है, उसका एग्जाम्पल आता है कैंसर। फटाफट से दोनों के नाम कमेंट्स में लिखो। इतना इंटरैक्शन हमें दिखाना है ना, बस तुम्हें सोने नहीं देना है यहाँ पे। ठीक है, इंटरैक्शन अच्छे से दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज है। इन्फेक्शियस डिसीज क्या है जो कि आपकी इजिली ट्रांसमिटेबल रहती है, वो इन्फेक्शियस डिसीज है। और उसका ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि फेटाल डिसीज में आता है, विच इज योर एड्स। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज का एग्जाम्पल आता है आपके पास कैंसर। ठीक है, इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे। ठीक है, कमेंट्स में लिखो फटाफट। ठीक है, एड्स एंड कैंसर, वेरी गुड। अभिलिप्सा, अलीजा, जागृति तो जाग रहे हैं, बाकी बताओ एक बारी, बाकी बताओ। ठीक है, डोरा में जाग रही है, नीश जाग रहा है, ठीक है। ठीक है, बाकी 5 जाग रहे हैं, 20 में से 15 सो गए। और बताओ। चलो लेट देम स्लीप, चलो हम आगे पढ़ते हैं। सी, अब देखो हमारे पास क्या होता है,
ठीक है, अभिषिक्ता, दिशा, ये भी नहीं सो रहे, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब देखो, अब आते हैं कॉमन डिसीजेस इन मेन। देखो जिनको ज्यादा कमेंट नहीं करना ना, उनको लगता है कि नहीं हम कमेंट नहीं करेंगे, एटलीस्ट आके ना थम्स अप दे दिया करो हर एक बात पे, ठीक है, तो मुझे लगे कि हाँ तुम जागे हुए हो। ठीक है, चलो देखो अब क्या आता है, डिसीजेस आती है मैन में। सबसे पहले डिसीजेस कौन कॉज करता है एक्चुअली, पैथोजेंस। जो हमारे पैथोजेंस होते हैं ना, पैथोजेंस की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम यही लिखते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, अभी हम इसको नोट से पढ़ेंगे, ये नहीं एनसीईआरटी करेंगे, सिर्फ बता रही हूँ अभी फिलहाल। तो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस माइक्रोब, देखो माइक्रोब भी कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कोई भी आपके पास माइक्रोब हो सकता है। और जब वो डिसीज कॉज करते हैं तो उनको हम नाम दे देते हैं आपके पास माइक्रोब। वही यहाँ पे लिख रखा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी हो सकता है, जिनको हम कह देंगे पैथोजेंस। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बात लिख रखी है, सी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या होता है, पैथोजेंस आपकी बॉडी में, मान लो कोई बैक्टीरिया ने एंट्री किया, ठीक है, आपकी बॉडी में मान लो किसी बैक्टीरिया ने एंट्री ली। अब जब आपके पास कोई बैक्टीरिया आ रहा है, आपके अंदर जा रहे हैं ना, लेकिन आपके अंदर में अब जब जाएगा तो हमें पता है स्टमक के अंदर हमारे पास एसिड वगैरह है ना, तो आपका कोई भी पैथोजन आए, आपके पास कोई भी माइक्रोब आए, उसको हमारे अंदर जाके वो उसको अडेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि अब जैसे मान लो उसको हमारे एसिड से बचना है, तो उसके जो भी आपके पास पैथोजन आ रहा है उसको अपने अराउंड एक कोटिंग बनानी पड़ेगी, सो दैट ऐसा ना हो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके वो मर जाए, और जिस मोटिव से वो आया है हमको बीमार करने के लिए, उसका मोटिव भी फुलफिल ना हो। ठीक है, तो कोई भी आपके पास पैथोजन हो, उसको हमारी बॉडी के अंदर जाके अडेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे लाइन लिख रखी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है यस कि आपके पास जो पैथोजेंस होते हैं हमारी बॉडी में आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरफेयर करते हैं हमारी बॉडी एक्टिविटी से, जिससे कि आपके पास मॉर्फोलॉजिकल कुछ ऐसा होता है कि अभी हम वहाँ पे डिसीजेस देखेंगे, जैसे कि मिसल्स हो गया, मम्स हो गया, ये कुछ वायरल डिसीजेस के नाम है। वहाँ पे आपके ना स्किन इन्फेक्ट होती है, वहाँ पे आपके पास स्किन ऐसे कुछ इन्फेक्ट हो जाती है, जिससे कि आप मॉर्फोलॉजिकल जो आप जैसे आप दिख रहे हो वैसे आप नहीं रह पाते। अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके वायरल डिसीजेस में। ठीक है, साथ साथ क्या होता है, फंक्शनल डैमेज भी हो सकता है, अंदर जाके डैमेज हो सकता है, क्या क्या चीजें किस डिसीज में डैमेज होती है वो हम एक एक करके अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा है, जैसे मान लो कोई पैथोजन आया, अगर मान लो वो हमारे गट रीजन में एंटर करता है, तो उसको स्टमक में कैसे रहना है, उसको खुद अपनी अडेप्ट करना पड़ेगा लो पीएच पे, और उसको बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट उसको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं एक एक करके डिसीज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक एक करके डिसीजेस कौन सी होती हैं। करें स्टार्ट। 2 मिनट लेट चल रहा है प्राची, सबका ऐसा हो रहा है क्या? अच्छा चलो ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन डिसीजेस इन मेन। ठीक है, सबसे पहली डिसीज आती है हमारे पास टाइफाइड डिसीज। ठीक है, सबसे पहली डिसीज आती है टाइफाइड डिसीज। आज सब एक काम करेंगे, जितनी मैं डिसीजेस यहाँ पे बताऊंगी ना, एक हम लगभग लगभग 5 6 या 6 7 डिसीजेस को हम पढ़ेंगे। उसमें से ना आपको एक टेबल बनानी है, पहले यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे कौन सी डिसीज है, यहाँ पे मान लो आपने डिसीज लिखी, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि वो बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, कौन सी डिसीज है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी डिसीज कौन से माइक्रोब से कॉज होती है। ठीक है, सबका होमवर्क है, सब करेंगे। ठीक है, चलो देखो अब क्या टाइफाइड डिसीज है। टाइफाइड हमारी एक बैक्टीरियल टाइप ऑफ डिसीज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड हमारा कौन सा डिसीज है, एक बैक्टीरियल टाइप ऑफ डिसीज है, जो कि कौन कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, कौन कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी या टाइफीम्यूरियम कुछ भी कहो, तो हमारे पास सैल्मोनेला जो टाइफी होता है वो कॉज करता है हमारे पास टाइफाइड। टाइफी से टाइफाइड ऐसे याद कर सकते हो। देखो मैं इतनी ट्रिक्स यहाँ पे नहीं लर्न कराऊंगी, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें लर्न करा दूं कुछ भी मैं ऐसे कर दूं, फिर उसके बाद कॉन्टामिनेटेड फूड के लिए मैं लगा दूं TCF। इतनी ट्रिक्स नहीं लर्न कर ली, जितनी ज्यादा ट्रिक्स पे पढ़ोगे लास्ट टाइम तक सब भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे। ठीक है, तो देखो पता क्या होता है, ट्रिक्स पे जितना ज्यादा जाओगे ना लास्ट तक, जब इतने मैंने तुम्हें बताया था उस सेशन में भी कि हम एक चैप्टर को कम से कम तुम्हें 25 to 30 टाइम्स तक तुम नीट तक कर जाओगे रीड, और अगर खुद रीड कर जाओगे ना तो अपने आप ये सारी चीजें लर्न होती जाएंगी साथ साथ। ठीक है, मैंने भी आज तक कोई ट्रिक नहीं लर्न की थी, जहां रिक्वायर्ड होती है वहां मैं बताती हूँ सिर्फ। ठीक है, ठीक है, चलो देखो अब टाइफाइड है, सैल्मोनेला टाइफिस को कॉज करता है, किससे स्प्रेड होती है, कॉन्टामिनेटेड फूड से स्प्रेड होती है। जैसे ही देखो बैक्टीरिया है, ठीक है, जैसे आपने ऐसा फूड खा लिया जो कि आपके पास बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, आपको टाइफाइड वहां पे हो सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपने मोमोज खा लिए, फिंगर्स खा लिए, चिली पटेटो ये सब आपने खा लिया, वो भी ऐसी जगह पे मान लो कहीं पे नाला वाला बना हुआ है, वहां से मच्छर वच्छर उड़ के आ रहे हैं, या फिर कोई बैक्टीरिया पे बैठ चुका है इस फूड पे और वही तुमने खा लिया, तो टाइफाइड होने के बहुत ज्यादा वहां पे जो है चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है इसके मेन सिम्टम्स। ठीक है, फटाफट से मुझे बताओ टाइफाइड कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया का नाम फटाफट से कमेंट्स में सबका होना चाहिए, सबका। ठीक है, देखो जो सिम्टम्स इसके क्या क्या, फटाफट से पहले इसका मुझे बता दो कौन इसका कॉजेटिव एजेंट है। क्वेश्चन यही आता है, कॉजेटिव एजेंट कौन है टाइफाइड का, तो उसका नाम आप फटाफट से बताओ। सैल्मोनेला टाइफी, वेरी गुड। ठीक है, चलो अच्छा हाँ ठीक है, 3 ने बता दिया, चलो बाकी बता देना। चलो देखो अब सिम्टम्स क्या क्या आते हैं टाइफाइड में, फीवर हो सकता है, एब्डोम देखो
अब क्या है, टाइफाइड में मैंने क्या बोला, टाइफाइड में हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, कॉन्टामिनेटेड फूड यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। फूड आपने खाया, जैसे आप फूड खाओगे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि डाइजेस्टिव ट्रैक में गया तो यहाँ पे आपके पास गले में इन्फेक्शन कर देगा, ऐसा तो नहीं है ना। आपने कुछ चीज खाई है तो आपके जाके स्टमक में, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा ना। और स्टमक में क्या क्या चीज है, तभी तो हम बोलते हैं यहाँ पे एब्डोमिनल पेन हमें हो सकता है, क्योंकि जो भी आप खा रहे हो जा तो डाइजेस्टिव ट्रैक में रहा है ना, तो या फिर सिंपली बोलो स्टमक में जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इवन कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और सबसे जो मेन एक्सट्रीम इसका कोज, एक्सट्रीम जो इसका सिम्टम हो सकता है, वो होता है मेरे पास इंटेस्टिनल परफोरेशन। इंटेस्टिनल परफोरेशन का मतलब होता है कि आपके पास आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ ऐसे पोर्स क्रिएट हो गए हैं, कुछ ऐसे सिंपली बोलूं तो कुछ ऐसे होल्स क्रिएट हो गए हैं, जिससे आपकी इंटेस्टाइन ही डैमेज हो जाती है। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे किसी इंडिविजुअल की टाइफाइड से डेथ भी हो सकती है। तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कॉज जो होता है, एक्सट्रीम सिम्टम जो होता है आपके पास टाइफाइड का, वो होता है इंटेस्टिनल परफोरेशन, जिससे आपके पास डेथ भी हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूं तो टाइफाइड से भी डेथ हो सकती है जब इंटेस्टिनल परफोरेशन होगा तब। ठीक है, ये देखो आप एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ, एनसीईआरटी में यही लिख रखा है, सल्मोनेला टाइफी एक ऐसा बैक्टीरिया है। टाइफाइड कौन से कॉज होता है हम पढ़ चुके हैं। कैसे ये कॉज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके पास टाइफाइड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। आगे हम देखेंगे अमीबियासिस, हम एक डिसीज पढ़ेंगे, वो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें याद करके चलो, जो टाइफाइड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, जैसे आपने फूड या पानी खाया जो भी कॉन्टामिनेटेड आपके पास है। फीवर होगा, कितना फीवर होगा, इतना लगभग फीवर होता है। वीकनेस हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, भूख ना लगना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ भी इवन हो सकती है। फिर है यहाँ पे टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय। अब देखो हमारे पास क्या था, टाइफाइड फीवर। अब देखो हर चीज के लिए टेस्ट है, हमने एड्स के लिए टेस्ट पढ़ा था, हमने वहां पे एक टेस्ट पढ़ा था विच इज योर एलिसा टेस्ट हमने पढ़ा था। सिमिलरली हर डिसीज के लिए कुछ ना कुछ टेस्ट होता है, टाइफाइड के लिए भी एक टेस्ट है विच इज योर विडाल टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके टाइफाइड को करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना एग्जाम्पल आता है। अच्छा मुझे ये टेस्ट, चलो मैं बता देती हूँ फिर पूछूंगी तुमसे क्वेश्चन। हमारे पास क्या था ना, एक लेडी थी मैरी मिलोन, एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी मिलोन। ठीक है, इस लेडी को टाइफाइड मैरी के नाम से जानते थे। इस लेडी को हम टाइफाइड मैरी क्यों बोलते थे, क्योंकि जो ये जो लेडी थी ना, ये बाय प्रोफेशन एक कुक थी। और जिसके भी घर ये जाके कुकिंग करती थी, उससे क्या हुआ, इसने अपना अपने व्यक्ति अपने सब हाथों हाथों से इसने उस फूड को भी कॉन्टामिनेट कर दिया, जो कि फूड वो आगे बनाएगी, है ना। इससे क्या हुआ, ये मतलब बिल्कुल इतने ज्यादा घरों में ये क्या करती गई, टाइफाइड को स्प्रेड करती गई। इसलिए मैरी मिलोन को हमने नाम दे दिया था टाइफाइड मैरी। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमने क्वीन विक्टोरिया पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, वो कौन से डिसीज स्प्रेड करती थी, बताओ। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में एक बात बताई थी, आपके पास क्वीन विक्टोरिया थी, वो कौन सी डिसीज स्प्रेड करती थी। अभी टेस्ट दे के आए हो सब लोग, रिविजन की होगी पहले, बताओ, फिर हम न्यूमोनिया पढ़ेंगे। बताओ। हीमोफीलिया, वेरी गुड जागृति प्राची। ठीक है, हीमोफीलिया के लिए थी ना वो रिस्पॉन्सिबल। तो ये छोटी छोटी बातें साथ साथ में इंटरेक्शन के साथ बताते जाया करो, ताकि रिविजन होती रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूमोनिया के बारे में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, हाँ ठीक है सबका, लीजा, अनीश, रियाज, अभिलिप्सा, दिशा। ठीक है, ठीक है, चलो देखो अब क्या था, निमोनिया था। पहले हमने बात करी अपनी बैक्टीरियल डिसीज कौन सी थी, वो हमारी टाइफाइड थी। अब हम बात करेंगे निमोनिया की। निमोनिया भी एक एग्जांपल है आपके पास बैक्टीरियल डिसीज का। तो अभी तक हम दूसरी ये बैक्टीरियल डिसीज पढ़ रहे हैं, जिसका अब सेकंड एग्जांपल है निमोनिया। ठीक है, अब क्या होता है, कौन सा, पहली बात तो जैसे टाइफाइड हमारा सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कॉज करता था, लेकिन जो हमारा निमोनिया होता है वो कौन कॉज करता है, हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। फटाफट से कमेंट्स में इसका भी बता दो, तुम कहोगे फटाफट मैम इतने लिखवाती रहती है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो कोई बात नहीं, बट लिखो। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस को हम यहाँ पे डिप्लोकोकस निमोनिया भी कभी कभी बोल देते हैं। ठीक है, और साथ साथ आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ये ऐसे दो वायरस सॉरी बैक्टीरिया के नाम है जो कि क्या कोज करते हैं, निमोनिया को कोज करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक्चुअल में होता क्या है। अब यहाँ पे देखो निमोनिया यहाँ पे कैसे कोज हुआ, अगेन देखो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे सबको पता है हमारे यहाँ पे लंग्स आ रहे होते हैं। लंग्स ऐसे आ रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे नीचे होते हैं एल्वोलॉय। मान लो ये मेरे पास बहुत सारे एल्वोलॉय प्रेजेंट है, जिसमें जो कि आपके पास प्राइमरी साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, सबको पता होता है एल्वोलॉय क्या होती है। ठीक है, प्राची ने पूरा लिख दिया, वेरी गुड। चलो जिससे पूरा लिखा जा रहा है पूरा लिख दो, नहीं लिखा जा रहा है छोड़ दो। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास एल्वोलॉय प्रेजेंट होती है। एक्चुअली निमोनिया में क्या होता है ना, हमारे पास ये एल्वोलॉय जो होती है ना, कुछ ऐसे फ्लूइड से भर जाती है। एल्वोलॉय के अंदर कुछ ऐसा फ्लूइड भर जाता है। और अगर मान लो हमारी एल्वोलॉय के अंदर कुछ ऐसा फूड, यहाँ फूड कह रही हूँ सॉरी, हमारे कुछ ऐसी मैं सिंपली बोलूँ, कुछ ऐसे भर जाता है, कुछ ऐसे म्यूकस भर जाता है, जिससे क्या होता है आपके पास एल्वोलॉय जिसका काम क्या है एक्सचेंज करना गैसेस का, वो नहीं कर पाती।
ठीक है, इस डिसीज को हम कहते हैं निमोनिया। वही बात यहाँ पे लिख रखी है कि एल्वेलॉय गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सेवरल प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या है, पहले हमने किसके सिम्टम्स पढ़े, अभी टाइफाइड के सिम्टम्स पढ़े, अब हम सिम्टम्स पढ़ रहे हैं निमोनिया के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फीवर होना, चिल्स होना, चिल्स मीन ठंड वगैरह लगना, कफ होना, हेडेक होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं आपके पास किसके, निमोनिया के। सिम्टम्स सब याद करेंगे, हर एक चीज का सिम्टम क्या क्या होता है। ठीक है, फिर लिख रखा है इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश। देखो अगर आप कभी भी आप जैसे हाई एरियाज पे, हिमालय वगैरह रीजन्स पे जाते होंगे, हम अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे शेक करने लग जाते हैं और हम ये भी देखते हैं थोड़े टाइम बाद हमारी नोज, हैंड सब कुछ रेड रेड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक्चुअल क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। उसी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे सिंपली बोलूं हमारा जो नोज है रेड हो जाता है, फिर हमारा फेस भी इवन रेड हो जाता है। तो इसी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से जो लिप्स और फिंगर नेल्स होते हैं वो भी आपके ग्रे टू ब्लूइश इन कलर हो जाते हैं निमोनिया के अंदर। तो ये भी एक मेजर सिम्टम है आपके पास, इससे जरूर क्वेश्चन आता है कि जो फिंगर और जो होता है ग्रे कौन से डिसीज में होता है, तो हम कहेंगे वहां पे सिंपली आपका निमोनिया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख रखा है कि हेल्दी इंडिविजुअल को कैसे आपके पास जो है डिसीजेस आएंगी। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, टाइफाइड के अंदर हम कोई ना कोई कॉन्टामिनेटेड फूड खा रहे हैं और उससे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक इन्फेक्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें निमोनिया आपके पास कैसे स्प्रेड होता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू। मान लो मैंने क्या करा, मैंने छींका, मैंने कोई मान लो मैंने छींका और मैंने इसको हाथ लगा दिया, ये जब मैं किसी को दूंगी वो हाथ लगाएगा तो उसको भी ऐसा हो सकता है। या फिर मान लो कोई ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट किसी ने इनहेल कर ली मेरे वाली, तो उसको भी क्या हो सकता है, ये आपकी निमोनिया वाली जो डिसीज है वो हो सकती है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये डिसीज कैसे स्प्रेड हुई, ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड हुई। अब ड्रॉपलेट्स कौन इनहेल करेगा, कोई भी इंडिविजुअल इनहेल कर सकता है नोज के थ्रू। तो दैट मींस तभी मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एल्वेलॉय, एल्वेलॉय किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी पैसेज का पार्ट है। तो इस डिसीज को हम अपने नोज के थ्रू लेते हैं, तो नोज के थ्रू हम लेंगे तो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज, दैट मींस आपकी एल्वेलॉय यहाँ पे इन्फेक्ट होती है। लेकिन बैक्टीरिया जो हमने टाइफाइड वाला देखा उसमें आपका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो आपका इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप ट्रिक्स ऐसे लर्न कर सकते हो सिंपल कि कौन से डिसीज आपकी, कौन से डिसीज में क्या चीज अफेक्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी पैसेज इन्वॉल्व हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या चीज आपकी इन्फेक्ट होती है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, निमोनिया फेटाल होता है? नहीं, निमोनिया फेटाल नहीं होता, नहीं नहीं। वही देखो, हमेशा नहीं कह सकते। हाँ रियाज ठीक है, सीवियर केसेस में हो सकता है, सीवियर केसेस में इतना ज्यादा भी हो सकता है निमोनिया, लेकिन जनरली ये ठीक हो जाता है। जैसे एड्स की बात करें, उनको हम फेटाल कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इनको इतना नहीं डालेंगे कि ये बिल्कुल फेटाल है, मार ही देंगे आपको, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली अपने निमोनिया की। साथ साथ हमारे पास कुछ आती है डिसीजेस के नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने दो बैक्टीरियल डिसीजेस की बात करी, विच इज योर टाइफाइड एंड योर निमोनिया। अब क्या है हमारे पास, डाइसेंट्री। चलो मैं इसको यहाँ दिखा देती हूँ, हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो हमारे पास डाइसेंट्री, टाइफाइड, कॉलरा, निमोनिया, टीबी, लेप्रोसी, डिप्थेरिया, टेटनस, ये सब हमारे पास एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास, ये बैक्टीरियल डिसीजेस के एग्जांपल हमारे पास ये माने जाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ किस किस को थोड़ा बहुत जानना है कि कौन से डिसीज में क्या क्या होता है, एक बार मुझे ये बात बताओ। कौन से डिसीज में आपको जानना है थोड़ा बहुत, इनमें डिसीजेस में क्या क्या होता है, ये आपके पास एग्जांपल्स है कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस की। हाँ रियाज ठीक था। अच्छा, गुड इवनिंग अपराजिता, अपराजिता आ गई। गुड इवनिंग अपराजिता। बताओ डिसीज के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं, कौन सी डिसीज कैसे स्प्रेड होती है, क्या होती है एक्चुअल बताओ। टेटनस और लेप्रो, देखो मैं थोड़ा थोड़ा सब बता दूं। देखो डाइसेंट्री में हमारे पास क्या होता है, डाइसेंट्री में ना हमारी इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होती है। डाइसेंट्री हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो हमारे पास किसी ना किसी तरह से कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, जिससे हमारे क्या होता है, जो स्टूल्स होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लग जाता है। ठीक है, तो वो डिसीज थोड़ा थोड़ा बता रही, वो डिसीज होती है हमारे डाइसेंट्री नाम से। टाइफाइड हम पढ़ चुके हैं। कॉलरा हमारे पास सबको पता है, कॉलरा एक वाटर बॉर्न डिसीज है, पानी से स्प्रेड होती है। फिर आता है हमारे पास निमोनिया, निमोनिया हम पढ़ चुके हैं। टीबी सबको पता है क्या होता है, हमारे खांसी के उससे जब ब्लड वगैरह लग जाता है तो हमारे पास टीबी हो जाता है। फिर आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी हमारे पास एक ऐसी डिसीज मानी जाती है जहां पे हमारे पास ना, मैं सिंपली बोलूं हमारे यहाँ तो हम कह सकते हैं स्किन इन्फेक्ट होती है, या फिर सिंपली बोलूं हमारी नर्व्स वगैरह इन्फेक्ट होते हैं, जिससे हमारी बॉडी डिसफिगरमेंट में आ जाती है। फिर आता है हमारे पास डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में हमारे पास क्या होता है, आपका जो थ्रोट होता है, सिंपली बोलूं आपकी जो नोज होती है ना वो इन्फेक्ट करती है, जिससे कि आप प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं ले पाते। और टेटनस में फिर से आपके पास यहाँ पे न्यूरल सिस्टम इन्फेक्ट रहता है। न्यूरल सिस्टम जैसे इन्फेक्ट, न्यूरल सिस्टम यहाँ पे जो अफेक्ट रहता है, अगर न्यूरल सिस्टम इफेक्ट रहता है तो हम कभी कभी अपने फेस को भी इधर उधर मूव नहीं कर पाते। तो ये सब कुछ डिसीजेस है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बस ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ठीक है प्राजिता पढ़ लो। ठीक है, प्राजिता भी ये पढ़ रही है। चलो ठीक है, ये थी हमारे पास कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस। अब आती है हमारे पास वायरल डिसीजेस। तो अभी हमने बैक्टीरियल डिसीज पढ़ ली, बताओ फटाफट से। अभी सीखता इसके ना पॉजिटिव एजेंट जरूरी नहीं है,
देखो अभी मैं टेस्ट में क्वेश्चन दिया था मैंने वहां पे सिफिलिस के लिए, गोनोरिया के लिए, वो सब के पॉजिटिव एजेंट आते थे, इसलिए मैंने लेक्चर के अंदर बताई थी, इसका मैंने क्वेश्चन भी डाला। इनके कोई करने की जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में गिवन है सिर्फ वही करना है, उनके पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, ठीक है। चलो वायरल डिसीजेस देखते हैं। वायरल डिसीजेस में ना हमारे पास इन्फ्लुएंजा हो गया, जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल। अच्छा देखो, बी अटेंटिव अगेन इन द क्लास। हाँ, वेरी गुड अपराजिता। ठीक है, चलो देख लो। अब क्या है, वायरल डिसीजेस में हमारा एग्जांपल आता है सबसे पहले इन्फ्लुएंजा का, जिसको हम फ्लू भी कहते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट माना जाता है माइक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। नॉट सो इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट हम इसको फिर भी देख रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, इससे कॉज होता है, ये भी आपका ड्रॉपलेट के थ्रू ही ये भी फैलता है। और इसमें आपके पास अगेन, अगर ड्रॉपलेट के थ्रू फैलेगा, मैंने आपको ऊपर ट्रिक भी बताई कैसे आप समझ सकते हो, रेस्पिरेटरी पैसेज यहाँ पे अगेन इन्फ्लुएंजा में भी यही हमारा इन्फेक्ट होता है। ठीक है, फिर एग्जांपल आता है पॉक्स का। पॉक्स से क्वेश्चन आ सकता है, बेशक एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन पॉक्स से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, चलो देखो, पॉक्स हमारे पास दो तरह के पॉक्स हमारे पास होते हैं, एक होता है स्मॉल पॉक्स, एक होता है हमारे पास चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स सबको पता होगा। स्मॉल पॉक्स भी हमारा जो होता है ना, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। ठीक है, अब यहाँ से जो मेन चीज अभी याद रखनी है ना, ये याद रखना कि जो हमारा पॉक्स होता है और जो हमारा फ्लू होता है, वो एक वायरल डिसीज का एग्जाम्पल है। यही चीज यहाँ पे याद रखने वाली है, बट थोड़ा बता देती हूँ कि ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल है, वायरल डिसीज के एग्जाम्पल होते हैं। तो हमारा जो स्मॉल पॉक्स होता है ना, स्मॉल पॉक्स में हमारे पास ना मेजर जो स्मॉल पॉक्स और आपके पास चिकन पॉक्स में डिफरेंस होता है, वो यही होता है। स्मॉल पॉक्स में जनरली हमारे पास ना पहले फेस के ऊपर रैशेस वगैरह आते हैं, सबको पता है पॉक्स के अंदर रेड रेड रैशेस आते हैं, पिंपल्स टाइप होते हैं, है ना। तो क्या होता है, स्मॉल पॉक्स में सबसे पहले आपके पास जो फेस होता है वो आपके पास इन्फेक्ट होता है। लेकिन चिकन पॉक्स में क्या होता है, पहले बॉडी आती है, उसके बाद आपके जो फेस होता है उस पे आपके पास जो है वो आपका पिंपल्स या सिंपली बोलूं रैशेस वगैरह आते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमेशा पूरी लाइफ में चिकन पॉक्स एक बार होता है, या फिर बचपन में या बाद में, बट जनरली 99% केसेस में ऐसा ही होता है। बट 1% केसेस ऐसे भी निकल के आते हैं जहाँ पे दोबारा भी चिकन पॉक्स इवन हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे हो जाता है। अब क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है मैंने कि स्मॉल पॉक्स जो है ना, आज के टाइम पे इरेडिकेट मींस कंप्लीटली जा चुका है। एनसीईआरटी में ये थिंग दे रखी है, ये चीज आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तो उसको सुन लो ध्यान से। स्मॉल पॉक्स आज की डेट में बिल्कुल कंप्लीटली जा चुका है। किसके थ्रू जा चुका है, बिकॉज आज की डेट में ऐसी कुछ वैक्सीन बनाई है। वैक्सीन बनाने का एडवर्ड जेनर एक वो थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, जिससे क्या था, स्मॉल पॉक्स आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है। चिकन पॉक्स ऑल्दो प्रेवलेंट है, लेकिन स्मॉल पॉक्स आज की डेट में बिल्कुल आपका खत्म हो चुका है। और दोनों ही आपके कैसे होते हैं, ड्रॉपलेट के थ्रू आपके जाते हैं। ठीक है, दोनों ही याद रखना, दोनों ही ऐसी डिसीजेस है, चाहे स्मॉल पॉक्स हो चाहे मेरे पास चिकन पॉक्स हो, जो कि आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती है। और किसके एग्जाम्पल है, फटाफट से बताना, किसके एग्जाम्पल है, कौन सा टाइप ऑफ माइक्रोब यहाँ पे इन्फेक्ट करता है। तुम सुन भी रहे हो, नहीं सुन रहे, बताओ फटाफट। फिर हम कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि तो ये तो सबने फेस किया होगा। बताओ, कॉमन कोल्ड पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमारा डायरेक्टली आता है, शुरू हो जाता है हमारा मलेरिया, जो कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक में से एक आता है, उसकी लाइफ साइकिल। बताओ कौन सा टाइप ऑफ डिसीज है। नहीं सुना क्या किसी ने, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन डिसीज का एग्जांपल आपके पास चिकन पॉक्स और वो स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ठीक है, प्राची का ठीक है, बस बाकी चलो तुम करो, मैं तब तक ये बताती हूँ। ठीक है, दिशा, अलीजा, ठीक है। चलो देखो, अब क्या आता है हमारे पास, कॉमन कोल्ड, ये तो सबने, सबको एक ना एक बार, तो एक ना एक बार क्या है, तो बहुत बार हुआ ही होगा, है ना। तो क्या आता है हमारे पास, सबसे पहली बात तो कॉमन कोल्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, राइनो वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइनो वायरस जो हमारा होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास, कॉमन कोल्ड के लिए। ठीक है, सबको पता है कॉमन कोल्ड हमारे पास किस चीज को इन्फेक्ट करती है, हमारे नोज को, जो कहते हैं नाक बंद होगी, ये सब चीजें, एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करती है, बट नॉट द लंग्स। हमने अभी निमोनिया में देखा था, वहां पे हमारी लंग्स इन्फेक्ट हुई थी विद द बेसिकली वहां पे एल्वेलोई इफेक्ट हुए थे। लेकिन मैं सिंपली बताऊं, हमारे कॉमन कोल्ड में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपके पास लंग्स या फिर एल्वेलोई यहाँ पे इन्फेक्ट हो। यहाँ पे आपके पास नोज और आपका रेस्पिरेटरी पैसेज ही यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अब रेस्पिरेटरी पैसेज क्यों इन्वॉल्व होता है आपको पता ही होगा, क्योंकि ये भी हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, नोज के थ्रू जाएगा, नोज के थ्रू कोई भी चीज आएगी तो वो रेस्पिरेटरी पैसेज को ही अफेक्ट करेगी। ठीक है, अब क्या है, क्या कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, तो वैसे सबको पता होंगे। आपके नोज डिस्चार्ज होता है, कंजेशन मींस नाक बंद होना होता है, सोर थ्रोट गला खराब, होर्सनेस वही गला खराब, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सब आपके सिम्टम्स होते हैं। 3 से 7 दिन तक
मोस्टली हम बोले तो इसका लाइफ स्पैन इतना ही होता है। अगेन ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये फैलता है। अब मेन चीज आती है, हम यहाँ पे ना एक ऐसा टर्म आ सकता है थ्रू फोमाइट्स। फोमाइट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, कुछ ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो मैंने इसको टच किया, मान लो फिर इसको अनीश ने ले लिया, अनीश ने ले लिया, फिर उसको भी ऐसा हो सकता है ना। तो क्या होता है हमारे यहाँ पे ना फोमाइट्स के थ्रू ये जो डिसीज होती है वो फैलती है। फोमाइट्स क्या होता है आपको पता चल गया होगा, दिस इज बेसिकली और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू आपकी डिसीज जो है वो फैलती है। और कॉमन कोल्ड उसका बेस्ट एग्जांपल है कि फोमाइट ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी है, तो उसका एग्जांपल आपके पास कोल्ड हो सकता है। वहीं यहाँ पे लिख रखा है आपने डोर नॉब टच करा, कीबोर्ड टच करा, इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी एक हेल्दी पर्सन को। ठीक है, ठीक है। हिम ज्योति 16 मिनट्स लेट चल रहा है, कोई बात नहीं, जिसका लेट चल रहा है बस सुन लो ध्यान से। ठीक है, चलो चलो अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको क्या बताई, कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस के बताए। सिमिलरली कुछ हमारे पास वायरल डिसीजेस के और एग्जांपल्स हैं, जो कि आपके पास है मिसल्स हो गया, मम्स हो गया, पोलियो, रेबीज, कोल्ड, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, ये सब आपके एग्जांपल्स माने जाते हैं आपके पास कुछ वायरल डिसीजेस के। डेंगू और चिकनगुनिया हमारे इस सिलेबस में अब इस वाले सेशन से सॉरी प्रीवियस सेशन से हमारे ये वाला जो टॉपिक से ऐड हो चुके हैं। ये डिसीजेस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम बिल्कुल एनसीईआरटी वाले डिसीजेस करेंगे, साथ साथ हम इम्यूनिटी करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल साथ साथ लर्न कर लेना। मैं थोड़ा आपको बताऊं, वही देखो मिसल्स में क्या होता है हमारे पास सेलेब्री ग्लैंड्स की जो होती है ना, वो थोड़ी बहुत मैं बोलूँ स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग होगी तो आपके पास तो यहाँ पे इवन थ्रोट की भी, गले की भी आपकी थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो जाती है। मम्स में फिर से आपके पास क्या होता है समझ, ठीक है, ठीक है। तो ये डिसीजेस तुम यहाँ पे लर्न कर सकते हो। मम्स में हमारी फिर से किससे रिलेटेड होती है, स्किन रिलेटेड डिसीज होती है, जहाँ पे हमें रैशेस वगैरह हो सकता है, इवन हमारी स्किन जो होती है वो लटक फॉल ऑफ भी कर सकती है। इतना ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है, नाम याद कर लो, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोटोजोन डिसीज। हमने वायरल डिसीज पढ़ ली, हमने बैक्टीरियल डिसीजेस पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे अपनी प्रोटोजोन डिसीज। प्रोटोजोआ डिसीजेस ऐसी कौन सी है। प्रोटोजोआ अगर आपको पता होगा, प्रोटोजोआ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म ही लगा लो होते हैं जो कि आपके पास जनरली सिंगल सेल्ड होते हैं। फॉर एन एग्जांपल अमीबा हो गया, स्पोरोजोन्स हो गई, ये सब इनको हम कहते हैं जनरली प्रोटोजोन। ठीक है, अब इन प्रोटोजोन की डिसीजेस कौन सी होती है, यहाँ से अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे बैठा है कोई लेक्चर छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, दिस इज अ कंडीशन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करें अपनी प्रोटोजोन डिसीज। इसमें बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आता है मलेरिया का। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन माना जाता है, प्लाज्मोडियम माना जाता है। हमने टाइफाइड के लिए एजेंट पढ़ा, हमने न्यूमोनिया के लिए एजेंट पढ़ा, हमने कोल्ड के लिए एजेंट पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं अपना प्रोटोजोन डिसीज जो कि मलेरिया है, उसका पॉजिटिव एजेंट कौन माना जाता है, प्लाज्मोडियम माना जाता है। और इसका वेक्टर कौन है, वेक्टर तो सबको पता होगा, बायोटेक सब पढ़ के आए हैं, वेक्टर का अच्छे से बिल्कुल पीएचडी कर रखी होगी वेक्टर में। तो वेक्टर यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व होता है हमारे पास, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, किसमें, आपके पास मलेरिया के अंदर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास पॉजिटिव एजेंट जो है वो कौन है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास पॉजिटिव एजेंट मलेरिया का कौन है, आप प्लाज्मोडियम कहोगे या फिर एनोफिलस मॉस्किटो कहोगे, बताना। पॉजिटिव देखो अभी मैं पढ़ाऊंगी समझ में आएगा, लेकिन कोई ड्रॉपर है थोड़ा बहुत जानता हो तो मुझे बताओ, पॉजिटिव एजेंट अगर मैं पूछूं मलेरिया को तो कौन सा होगा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को बोलोगे या फिर प्लाज्मोडियम को बोलोगे। वेरी गुड, प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्योंकि वेक्टर तो बस लेके जाने का काम कर रहा है, जैसे हमने बायोटेक में पढ़ा था, वेक्टर बस लेके जाने का काम कर रहे हैं, मेन क्वेश्चन आए। ठीक है, वैसे मैंने देखो यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, अगर लिखा ना हो तो पॉजिटिव एजेंट इसको याद रखना। ठीक है, ठीक है, मैं लिख के ही लाई थी, तुमने यहीं से बोल दिया होगा। चलो अब मैं बताती हूँ मलेरिया हमारा जो होता है एक्चुअल स्प्रेड कैसे करता है। मान लो यहाँ पे दो इंडिविजुअल है, अब इन दो को मैं कौन सा लूँ, इन दो को कौन सा लूँ, ऐसी शक्ल का बताओ अब। चलो एक काम करते हैं, बुरा मान जाओगे वरना इसको ए ले लेते हैं, इसको हम बी इंडिविजुअल ले लेते हैं। ठीक है, चलो देखो हमारे पास क्या होता है, मान लो ये हमारे शिव कह रहे हैं मुझे, अच्छा और बता दो, तो तुम बाद में बुरा मत मानना। बायोटेक में मैंने हर्ष का एग्जाम्पल लिया था, पता नहीं हर्ष को सिंगिंग आई भी है नहीं आई। वहाँ पे अभिलिप्सा, प्राची, इतने सारे का यूज किया था। ठीक है, ठीक है, रियाज और शिव कह रहे हैं रेडी है वो। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, मान लो आपके पास ये रियाज है, ये आपके पास शिव है। ठीक है, चलो देखो क्या होता है, मान लो रियाज है, इसकी बॉडी में मान लो प्लाज्मोडियम जो आपके पास एक्चुअल में जो रिस्पॉन्सिबल आपको डिजीज कॉज करने के लिए, मान लो वो आपके पास इसके अंदर रियाज के अंदर मान लो वो प्रेजेंट है। मान लो कोई यहाँ पे वेक्टर आया, वेक्टर कौन सा था, एनोफिलस मॉस्किटो था। मान लो यहाँ पे मॉस्किटो आया, इसने इसको बाइट करा, काटा, इससे क्या हुआ, आपके पास जो हेल्दी इंडिविजुअल था, हेल्दी इंडिविजुअल कौन सा था, शिव था, इसके अंदर ये प्लाज्मोडियम जाके बैठ जाता है और जैसे यहाँ पे इन्फेक्ट करता है फिर इसको भी, शिव को भी मलेरिया यहाँ पे हो सकता है। ये मैंने बिल्कुल बताया, यहाँ पे जनरलाइज है। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ेंगे एक एक करके, पूरी इसकी लाइफ साइकिल कैसे रन करती है। ठीक है,
चलो अब इसकी हम करते हैं, इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। देखो पहली बात तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ सी। मलेरिया के लिए ना आपको हमेशा 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मलेरिया में क्या होता है, हमारे पास 2 होस्ट चाहिए होते हैं। पहला होस्ट हमारे पास होता है मैन, पहली आपके पास रिएक्शन होगी मैन के अंदर, दूसरी आपके पास जो चीजें चलेंगी वो चलेगी आपके पास मॉस्किटो के अंदर, ठीक है। पहली आपके पास जो चीज है वो चलेगी मैन के अंदर और दूसरी चलेगी एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर। फिलहाल एक चीज याद करके चल लो, हम एनोफिलस मॉस्किटो को प्राइमरी होस्ट बोलते हैं और मैन को हम सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइमरी होस्ट हम एनोफिलस मॉस्किटो को क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे सेक्सुअल स्टेजेस चलेंगी और मैन को हम ए सेक्शुअल, यहाँ पे मैन के अंदर हमारी ए सेक्सुअल स्टेजेस चलेंगी प्लाज्मोडियम की, इसलिए हम मैन को सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। अभी फिलहाल इतना याद करो, अभी हम पढ़ेंगे पूरी लाइफ साइकिल तो अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लो अब चलो यहाँ से हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं मैन, यहाँ पे हमने मैन को लिया था शिव को, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हुआ हमारे पास। मान लो यहाँ पे शिव को क्या करा, मॉस्किटो ने काटा, ठीक है। कौन सा मॉस्किटो काटा, किससे लाया था ये बाइट करा, कौन सा आपके पास इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जो कि रियाज को काट के लाया था। तो यहाँ पे मान लो शिव की बॉडी पे आया, ठीक है। अब क्या होता है, मॉस्किटो ने जैसे ही बाइट करा, मॉस्किटो की सेलेवरी ग्लैंड से कुछ स्पोरोजोइट्स निकलते हैं। मॉस्किटो की सेलेवरी ग्लैंड्स में कुछ स्पोरोजोइट्स फॉर्म्ड होते हैं बेसिकली, जो कि आपके पास शिव की बॉडी के अंदर यहाँ पे निकलेंगे। जैसे ही स्पोरोजोइट्स आपके निकले, ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं आपके, ये जाते हैं लिवर के अंदर, ठीक है। ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं आपके पास, ये जाएंगे किसके अंदर, लिवर के अंदर जाते हैं। लिवर के अंदर यहाँ पे होती है शीजोगोनी, ठीक है। ऑल्दो इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाम छोड़ो, बस समझ लो यहाँ पे शीजोगोनी में क्या होता है। शीजोगोनी आपके पास एक टाइप है मल्टीपल फिजन का। शीजोगोनी यहाँ पे क्या होता है, दैट मैं सिंपली बोल सकती हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आपके जो भी स्पोरोजोइट्स ऊपर आ रहे हैं, इन स्पोरोजोइट्स की क्या होती है, यहाँ पे मल्टीपल फिजन होती है। एंड मल्टीपल फिजन किसका एग्जाम्पल है, डेफिनेटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। तभी हम कहते हैं हमारे कोई भी मेन हो उसके अंदर हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अभी हम एनोफिलस में देखेंगे, वहां पे हमारी सेक्सुअल स्टेजेस रन करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, लिवर में हुआ, लिवर में आया आपके स्पोरोजोइट्स, जैसे लिवर के अंदर स्पोरोजोइट्स आए, उनकी होनी स्टार्ट हुई आपके पास मल्टीपल फिजन। जैसे आपके पास यहाँ पे मल्टीपल फिजन हुई, यहाँ पे आपके पास हेपेटोसाइट कौन से होते हैं, हेपेटो का मतलब होता है लिवर और साइट का मतलब होता है आपके पास सेल। दैट मींस यहाँ पे क्या होंगे, आपके पास लिवर के जो सेल्स होंगे वो बर्स्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे, है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही मान लो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स जो थे वो फट गए। जैसे ही सेल्स यहाँ पे फटेंगे, उसके बाद जो आपके स्पोरोजोइट्स होंगे, अब वो जाएंगे आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर दोबारा से आपके पास शीजोगोनी होगी, शीजोगोनी होगी तो आपके पास फिर से अब आरबीसी के सेल्स जो होंगे अब वो बर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ही आरबीसी के सेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, आरबीसी के सेल्स बर्स्ट होते हैं, आरबीसी के सेल जैसे ही बर्स्ट होते हैं, यहाँ पे हमारे पास रिलीज होता है हीमोजोइन का, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है कि जो हीमोजोइन होता है यही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम मलेरिया में देखेंगे ना, तो हमारे पास 3 से 4 दिन बाद हर बार बुखार आता रहता है, फीवर आता रहता है। तो एक्चुअली हीमोजोइन ही एक ऐसी चीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है 3 टू, हम सिंपली कह सकते हैं रीअकरिंग ऑफ फीवर के लिए आपके पास हीमोजोइन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ना ही आपके पास हेपेटोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना ही आपके पास लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फटाफट से लिख दो, हीमोजोइन जो होता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रीअकरेंस ऑफ फीवर अगेन एंड अगेन। समझ में आई मैन के अंदर क्या होता है। मैन या शिव जो हमने होस्ट लिया था, बताओ ये समझ में आया क्या क्या एक्चुअल में होता है। बाइट करा, स्पोरोजोइट्स निकले, स्पोरोजोइट्स निकले लिवर में गए, शीजोगोनी हुई, मल्टीपल फिजन हुई, सिंपली कहूं तो जैसे सिंपली यहाँ पे बर्स्ट, फिर आपके लिवर के सेल्स बर्स्ट होंगे, फिर वो आरबीसीज में जाएंगे, आरबीसीज में फिर से शीजोगोनी होगी, उसके सेल बर्स्ट होंगे, हीमोजोइन निकलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हीमोजोइन मेरे पास होता है ना, ये मेरे पास रिस्पॉन्सिबल होता है गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन के लिए। गैमेटोसाइट, देखो मैंने बोला गैमेटो और साइट, दैट मींस ये मेरे पास कैसे सेल्स होंगे, ये मेरे पास गैमीट मदर सेल होते हैं। अभी मेरे पास गैमीट बने नहीं है, ये मेरे पास गैमीट मदर सेल्स होते हैं। और ये किसके अंदर बनते हैं, मेरे पास हमेशा आरबीसी के अंदर जो गैमेटोसाइट होते हैं मेरे पास वो बनते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी। अब देखो पता क्या होता है, कभी कभी ना यहाँ पे मीरोजोइट्स, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन मीरोजोइट्स तुमने कभी अगर सुना होगा, तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास ना हीमोजोइन जब होता है, हीमोजोइन से ना हमारे मीरोजोइट्स निकलते हैं, मीरोजोइट्स निकलते हैं। जैसे मीरोजोइट्स निकलते हैं वो हमारे पास गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर मैंने तुमको बता दिया अगर तुमने कभी किसी एक्स्ट्रा बुक में ये वाला वर्ड सुना हो, ठीक है। अब बात करते हैं एनोफिलस मॉस्किटो की, आपके पास मॉस्किटो के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था ना, आपके पास जैसे यहाँ पे आपके गैमेटोसाइट्स बन गए, गैमेटोसाइट्स यहाँ पे क्या होता है, ये देखो मैं यहीं बताती हूँ, ये देखो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे शिप के अंदर मैंने बोला यहाँ पे आपके जो गैमेटोसाइट्स हैं वो रेडी है, ठीक है। अब क्या होगा, एक हेल्दी मॉस्किटो आएगा। पहले यहाँ पे ये मेरे पास कैसा मॉस्किटो आ रहा था, इसने तो ये वाला मेरे पास इन्फेक्टेड मॉस्किटो बन चुका था क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मोडियम ले चुका था। मान लो अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एक हेल्दी मॉस्किटो आया। हेल्दी मॉस्किटो जैसे ही आया, अब बाकी जो आपके पास जितनी भी स्टेज मैंने बोलती ना, सेक्सुअल स्टेज आपकी मॉस्किटो के अंदर होती है, अब जितनी भी बाकी लाइफ साइकिल होगी अब वो इस मॉस्किटो के अंदर रन करेगी। अब यहाँ पे शिव के अंदर वो चीज खत्म हो जाएगी। शिव के अंदर जितना काम होना था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो खत्म हो गया, अब सारा काम होगा मॉस्किटो के अंदर। अब मॉस्किटो के अंदर क्या क्या होता है, हेल्दी वाले मॉस्किटो के अंदर क्या क्या होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, देखो आपके जो गैमेटोसाइट्स थे, गैमेटोसाइट्स जो थे आपके पास किस में एंटर कर गए, आपके हेल्दी मॉस्किटो के गट रीजन में एंटर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, किस में एंटर करते हैं, गट रीजन में आपके पास जो होते हैं वो एंटर करते हैं। जतिन प्लीज रिपीट, देखो अभी सारा एक्सप्लेन करूंगी जतिन, ठीक है।
बस 2 मिनट रुक जाओ, ये बता दो फिर दोबारा से सारा एक्सप्लेन, ठीक है। देखो तो क्या होता है आपके पास, जैसे गेमेटोसाइट्स आए, गेमेटोसाइट्स रन करके आपके चले जाते हैं हेल्दी मॉस्किटो के गट रीजन में, ठीक है। अब गट रीजन में चले के वहां पे आपके पास बनने स्टार्ट होते हैं गेमीट फॉर्मेशन। अभी मैंने बताया ना, गेमेटोसाइट गेमीट मदर सेल है जो कि आपके पास गेमीट्स आगे जाके बनाएगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे आपके पास गेमीट बने, गेमीट बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन जहां पे होती है तभी तो मैंने वहां पे बोला था कि मॉस्किटो के अंदर हम बोलते हैं सेक्सुअल साइकिल रन करती है, लेकिन मेन के अंदर एसेक्सुअल साइकिल रन करती है। अब समझ में आ गया होगा, सेक्सुअल यहाँ पे क्यों होती है, एसेक्सुअल वहां पे क्यों होती है ना। तो क्या हुआ मॉस्किटो के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मलेरियल प्लाज्मोडियम के अंदर, मैं सिंपली बोलूं प्लाज्मोडियम के अंदर आपके पास फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, तो आपका आंसर वहां पे होना चाहिए, यहाँ पे गट रीजन में होती है। एनोफिलस मॉस्किटो के गट रीजन में आपके पास क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से बनता है स्पोरोजोइट, और यही स्पोरोजोइट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था वही स्पोरोजोइट यहाँ पे होता है। जाइगोट से मेरे पास बनता है स्पोरोजोइट, ये जो स्पोरोजोइट होता है ये मेरे पास सेलिवरी ग्लैंड में आ जाता है उस मॉस्किटो के। फिर क्या होगा, फिर वो दूसरे इंडिविजुअल को बाइट करेगा, फिर से वही वाली यही वाली जो साइकिल है फिर से रन होनी स्टार्ट हो जाएगी कि स्पोरोजोइट्स अब दूसरे इंडिविजुअल के अंदर निकलेंगे, फिर सारा का सारा काम जो है वही रिपीट आपका स्टार्ट हो जाएगा होना। बताओ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या दोबारा, अच्छा हाँ जतिन को बता रही थी, देखो पहले ये बताओ बाकी को क्लियर हुआ। इसकी थोड़ी लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अभी एनसीईआरटी से भी दिखाऊंगी, एनसीईआरटी में से क्लियर दे रखा है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जतिन भी कह रहा था, ठीक है। चलो देखो क्या था हमारे पास, देखो सबसे पहले क्या हुआ, मॉस्किटो आया, ठीक है, मॉस्किटो ने, ये देखो यहीं से बताती हूँ, ठीक है, वेट, देखो ये देखो क्या था हमारे पास, ये इंडिविजुअल था, कौन सा इंडिविजुअल, हाँ रियाज लिया था, ये मैंने शिव लिया था, ठीक है। तो क्या हुआ, मान लो रियाज को क्या हुआ, मलेरिया हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, प्लाज्मोडियम जो है वेक्टर आएगा, प्लाज्मोडियम इसका प्लाज्मोडियम वाला वेक्टर लेके कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, तो हम कह देते हैं कि शिव को भी जो है मलेरिया हो गया, ठीक है। अब क्या था, मैन जिसको हमने शिव लिया, तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, मान लो इसको मॉस्किटो ने काटा, मॉस्किटो जैसे ही काटेगा यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होती है, मॉस्किटो के काटने के बाद आपके पास, वेट लेट मी क्लीन फर्स्ट, ठीक है। देखो क्या हुआ, मॉस्किटो ने काटा, मॉस्किटो ने जैसे काटा अपनी सलिवरी ग्लैंड से उसने निकलवाया, किसको निकलवाया उसने, स्पोरोजोइट्स को निकलवाया, ठीक है। स्पोरोजोइट जैसे ही निकले वो जाते हैं आपके पास लिवर के अंदर, लिवर के अंदर क्या फॉर्म होती है, शीजोगोनी होती है, शीजोगोनी का दूसरा नाम सिंपल कह सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल फिजन होती है, मल्टीपल फिजन एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट मीन सभी हम कहते हैं कि हमारे मेन के अंदर क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रन होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, शीजोगोनी हुई, जैसे सिंपली बोलो मल्टीपल फिजन हुई, जैसे ही मल्टीपल फिजन हुई, हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट का मतलब लिवर के जो सेल्स है वो फट गए, बर्स्ट हो गए, जैसे ही वो फटे अब आपके पास जो स्पोरोजोइट्स हैं अब वो जाएंगे आपके पास आरबीसी के अंदर, सेम आरबीसी के अंदर भी शीजोगोनी परफॉर्म होगी, जैसे ही यहाँ पे आपके पास शीजोगोनी परफॉर्म होगी फिर क्या होगा आपके पास आरबीसी के अंदर से यहाँ पे हीमोजोइन वो निकलेगा, यही हीमोजोइन जो होता है वो इसी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, जो बार बार फीवर आता रहता है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या होता है इस हीमोजोइन से आपके पास क्या होता है, गेमेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, गेमेटोसाइट कौन सा होता है आपके पास, गेमीट मदर सेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपके पास यहाँ पे गेमेटोसाइट अब आएगा एक हेल्दी, अब एक हेल्दी मॉस्किटो आएगा, हेल्दी मॉस्किटो जैसे आएगा अब सारी जो बाकी लाइफ साइकिल है वो हेल्दी मॉस्किटो के अंदर रन होगी, कैसे रन होगी, गेमेटोसाइट थे उससे गेमीट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, स्पोरोजोइट बनेगा, स्पोरोजोइट सेलिवरी ग्लैंड में जाएंगे, जैसे सेलिवरी ग्लैंड में गए फिर वो किसी दूसरे इंडिविजुअल को फिर से यही वाला काम जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर हम मेन देखें या जो हमने शिव लिया था, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपके पास ऐसी कौन सी स्टेज है जो कि आपके इन्फेक्टिव स्टेज मानी जाती है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी, सिंपली बोलो तो जो कि आपके पास मेन वो स्टेज मानी जाती है जहाँ पे एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेन के अंदर तो उसमें इन्फेक्टिव स्टेज मानी जाती है स्पोरोजोइट की, ठीक है। स्पोरोजोइट कैसी, स्पोरोजोइट एक ऐसा इन्फेक्टिव स्टेज, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से, इन्फेक्टिव स्टेज मेन की कौन सी मानी जाती है, तो हम बोलते हैं स्पोरोजोइट, क्योंकि अल्टीमेटली काम सारा स्पोरोजोइट ने ही किया है। अगर क्वेश्चन आए कि एनोफिलस मॉस्किटो में आपके पास इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, तो वो हम बोलते हैं गेमेटोसाइट, क्योंकि यहाँ पे गेमेटोसाइट ने सारा का सारा आगे काम किया है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज मैन के केस में कौन सी होती है, एनोफिलस के केस में कौन सी होती है, ठीक है। ओके चलो ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में आप रीड कर सकते हो, सारी बातें आपके पास वही लिखी हुई है, मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी का, अच्छा हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देखो सी हमारे पास क्या होता है, प्रोटोजोन यहाँ लिख रखा है मलेरिया के बारे में। अब देखो मलेरिया कॉज करने के लिए ना आपके पास तीन प्रोटोजोन के एग्जाम्पल आ सकते हैं, प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल आ सकता है, पहला प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरा एग्जाम्पल है तीसरा शोर आया होगा ना अभी, चलो छोड़ो ठीक है, तीसरा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। इसमें से जो मेजर सिंपली बोलो जो मेन डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करता है वो उसका वो कौन सा होता है मेरे पास, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। मेजर सिंपली बोलो फेटाल टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करने का कौन सा है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है, ठीक है। एनोफिलस में भी इन्फेक्टिव स्टेज होता है,
देखो, दो मैंने बताया ना, दो हो सकता है, एक एनोफिलस मॉस्किटो पहला कौन सा आया जिस जो कि लेके गया, दूसरा एक आया हेल्दी वाला मॉस्किटो, ठीक है, तो दोनों साइकिल्स उसमें रन हो सकती हैं, ठीक है। चलो हम एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं, वहां पे अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो यहाँ पे कैसे हुआ, देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे मॉस्किटो ने काटा, ठीक है, मॉस्किटो ने काटा, लिवर के अंदर गया, लिवर के अंदर गया तो यहाँ पे कौन सी साइकिल रन हुई, एसेक्सुअल टाइप ऑफ साइकिल यहाँ पे रन हुई, एसेक्सुअल टाइप ऑफ साइकिल जैसे रन हुई, फिर उसके बाद आरबीसी में गया, आरबीसी भी यहाँ पे क्या होगी, बर्स्ट होगी, आरबीसी जैसे बर्स्ट होगी गेमेटोसाइट, फिर आपके पास गेमेटोसाइट बनेंगे, गेमेटोसाइट जैसे बने फिर एक और आपके पास मॉस्किटो आया, उसने इंडिविजुअल को फिर से क्या करा, काटा, जैसे उसने काटा फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई मॉस्किटो की गट में, जैसे गट में हुई तो उसके बाद फिर सेलेवरी ग्लैंड्स में वो उनकी मूवमेंट हुई, जैसे सेलेवरी ग्लैंड्स में मूवमेंट हुई, फिर से यहाँ पे स्पोरोजोइड जो आपको दिख रहे हैं ये निकल गए, स्पोरोजोइड्स फिर निकलेंगे, फिर से आपके पास वही वाली साइकिल जो है वो इस तरह से चलती रहेगी। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, जिसको समझ आता गया लाइक करो सेशन को फटाफट से, जिसको समझ आ गया सारा लाइक करो सेशन को। ठीक है, गुड। चलो अब देखते हैं अमीबियासिस, ठीक है, अमीबियासिस भी हमारे पास एग्जांपल है प्रोटोजोन डिसीज की। पहली प्रोटोजोन डिसीज हमने कौन सी पढ़ी, आपकी मलेरिया। सेकंड प्रोटोजोन डिसीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे अमीबियासिस, जो कि कौन कोज करता है, एंटामोइबा हिस्टोलिका। नाम से आपको यहाँ पे पता चल गया, सी अमीबियासिस और एंटामोइबा, ठीक है, इसको रिलेट करके कर सकते हो, मैट्रिक नहीं बताती, कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हमारे पास अमीबियासिस कौन कॉज करता है, एंटामोइबा हिस्टोलिका हमारे पास कॉज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम अमीबिक डायसेंट्री भी हम इसको बोलते हैं। मैंने बोला था डायसेंट्री में क्या, अभी मैंने ऊपर बताया था कि इसमें स्टूल्स होते हैं वो ब्लड के साथ आते हैं, अभी हम यहाँ पे देखेंगे, इसको डायसेंट्री बोला ना हमने, अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वही चीज यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो क्या होता है, कौन कॉज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड कौन सा माइक्रोब है, तो हम वहाँ पे बोलते हैं प्रोटोजोन। इसका एग्जाम्पल है, टेबल्स अपने बनानी है, मैं आपको बता चुकी हूँ इस बारे में, ठीक है। वही फिर देखो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्रैम्प्स, अगेन देखो स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स आ गया ना डायसेंट्री में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, सी हाउस फ्लाइज एक्ट्स एज अ मैकेनिकल कैरियर। इसमें देखो अमीबियासिस जनरली कैसे फैलता है, आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखो, मान लो आपका यहाँ पे फूड पड़ा है, यहाँ पे फूड है, ठीक है, मान लो जो हाउस फ्लाई है, मान लो आपके पास ये फेसेस, फेसेस सबको पता ना क्या होते हैं, ठीक है, मान लो आपके पास ये फेसेस हैं, जो आपके पास हाउस फ्लाई है वो इस पे बैठ के आई और आपका खाना जो है खुला पड़ा हुआ है, तो आपके जो हाउस फ्लाई वो इस पे आके बैठ गई, जैसे वो आके बैठ गई उसने अपने जो आपका जो खाना था उसको क्या कर दिया, बिल्कुल गंदा कर दिया, सिंपली बोलूं आप उस खाने को बिल्कुल डिसीज कर दिया। तो हाउस फ्लाई वहां पे हम बोलते हैं हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल कैरियर, जो कि आपके पास डिसीज को करती है, स्प्रेड कराती है। और कैसे फैलती है, अगेन फूड प्रोडक्ट्स, वही मैंने ऊपर बताया फूड कैसे होता है, therefore contaminating them, drinking water and food contaminated by facial matter are the main sources of this infection, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अब यहाँ पे कुछ डिसीजेस आएंगे आपके पास, राउंड वॉर्म टाइप की, या फिर मैं बोलूंगी फिलारियल वॉर्म टाइप के, कुछ ऐसे डिसीजेस हमारे पास आएंगे, ठीक है। दो तीन डिसीजेस हमारे पास रहती है, ठीक है, ये डिसीजेस हमारे पास यहाँ पे अब आएंगी, ठीक है। सबसे पहले आता है एस्कैरिस। एस्कैरिस होता है हमारे पास एक कॉमन राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, वहां पे हमारे पास ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो एस्कैरिस एक एग्जांपल है हमारे पास जो एस्कैरिस है एग्जांपल है राउंड वॉर्म का, और वुचारिया जो हमारे पास एग्जांपल है फिलारियल वॉर्म का, वुचारिया को हम जनरली फिलारियल वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है हेलमिंथस के, ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ के डिसीजेस पढ़ी थी हमने, अब हम कुछ ना कुछ अपनी हेलमिंथस के डिसीजेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उनका एग्जांपल क्या है आपके पास, एस्कैरिस, जिसका दूसरा नाम आप राउंड वॉर्म भी कह सकते हो, दूसरा एग्जांपल है वुचारिया, जिसका नाम आप फिलारियल वॉर्म भी कह सकते हो, ठीक है। अब आता है एस्कैरिस, पहले हम एस्कैरिस पढ़ेंगे, फिर हम अपनी फिलारियासिस या फिर सिंपली बोलो एलिफेंटाइसिस पढ़ेंगे, ठीक है। एस्कैरिस क्या होता है, ये हमारा एक इंटेस्टिनल पैरासाइट माना जाता है, जो कि एस्कैरियासिस कॉज करता है। एस्कैरिस क्या कॉज करता है, एस्कैरियासिस कॉज करता है, सिंपल ऐसे लर्न हो जाएगा, ठीक है। ये एक कैसा पैरासाइट है, ये एक ऐसा बेसिकली माइक्रोब या पैथोजन है जो कि कैसा है, आपका इंटेस्टिनल पैरासाइट माना जाता है, दैट मींस आपके यहाँ पे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा ये जाके, है ना। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनेमिया, एनेमिया सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं, एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। अभी मैंने बताया ये कैसा पैरासाइट है, इंटेस्टिनल पैरासाइट है, तो डेफिनेटली आपके इंटेस्टाइन को जाके इन्फेक्ट करेगा, है ना। सिंपली बोलूं यहाँ पे लिखा रखा है ब्लॉकेज, ब्लॉकेज कैसे, मान लो आपके इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से सबको पता है यहाँ पे पास करना होता है आपके स्टूल्स ने, जो जितनी चीजों ने पास करना होता है, अगर मान लो वहाँ पे उनकी ऑब्स्टिकल अगर वो रुक जाए ऐसी चीजें आना, उसको हम कहते हैं ब्लॉकेज हो जाना इंटेस्टिनल पैसेज की। वो आपको जनरली किस में दिखता है, आपको एस्कैरियासिस में ऐसा दिखता है। अब ये होता कैसे है, द एग्स ऑफ एन पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कोई पर्सन अपने फेसेस रिलीज करेगा तो वहां से क्या होता है, जो एग्स होते हैं इस पैरासाइट के, जो एग्स होते हैं साथ साथ उसके फेसेस के साथ निकलते हैं, और मान लो जैसे मान लो वो सॉइल वगैरह में गए तो क्या होता है, मान लो उसी सॉइल में मान लो आपके पास जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स, अगर मान लो उसी सॉइल में अंदर ग्रो कर जाती है, और अगर फिर क्या करो, वही चीज या फिर कोई इंडिविजुअल अगर
अगर वही चीजें अगर खा ले तो क्या होगा, ये डिसीजेस फिर वहां से आपके पास फैल सकती है। ये इसका मेन कोज होता है कि इस चीज से भी आपकी जो डिसीज है वो फैल सकती है। वही यहाँ पे लिख रखा है, कॉन्टामिनेट कर देगा सॉइल को, पानी को, प्लांट्स को। फिर क्या करेगा, जो भी हेल्दी इंडिविजुअल जो भी उन चीजों को खाएगा जो कि उस सॉइल में, उस पानी में उगी है, फिर क्या होगा, ये इन्फेक्शन उन इंडिविजुअल को हो सकता है। तो ये आपका सारा काम है अमीबियासिस का। क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमारा होता है अमीबियासिस में। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना फिलारियल डिसीज जो कि हमने पढ़ी थी वुचारिया में डिसीज। ठीक है, चलो देखो अब क्या लिख रहा है, वुचारिया कौन से दो एग्जांपल आते हैं इसके, वुचारिया बेनक्रॉफ्टी एंड वुचारिया मलाई। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके दोनों के नाम याद करने हमें, वुचारिया बेनक्रॉफ्टी एंड वुचारिया मलाई। ठीक है, मलाई सिंपल। ठीक है, फिलारियल फॉर्म है हम दोनों ही हमारे, ये क्या शो करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शो करते हैं विच दे लिव फॉर मेनी ईयर, जिस डिसीज को हम एलिफेंटाइसिस या फिर फिलारियासिस भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, देखो किस किस तरह से इंडिविजुअल की जो एक लेग है बिल्कुल एलिफेंट की जितनी हो गई है, तभी हम इसको एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम फिलारियासिस भी है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं। यहाँ पे आपके पास पता है क्या होता है एक्चुअली ना, यहाँ पे कोई ऐसा फ्लूइड, पहली बात तो ये ऐसी क्रॉनिक डिसीज है, पूरे लाइफ टाइम ये रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे ना एक फ्लूइड जमा होने लग जाता है हमारे, हम सिंपली बोले हमारे लिम्स वगैरह में, जिससे क्या होता है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सिंपली बोलो स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है द जेनाइटल ऑर्गन्स आर आल्सो अफेक्टेड। जेनाइटल ऑर्गन तुम देखो यहाँ पे ऊपर जाते जाते आपके पास जेनाइटल ऑर्गन्स तक भी यहाँ पे इन्फेक्शन फैल चुका है। पैथोजेंस जो होते हैं कैसे फैलते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे मॉस्किटो इन्वॉल्व होता है। जैसे मलेरिया में हमने पढ़ा, मलेरिया में भी मॉस्किटो इन्वॉल्व था। सिमिलरली आपके पास क्या होता है, जो एलिफेंटाइसिस या फिर जो फिलारियासिस होता है, यहाँ पर भी मॉस्किटो इन्वॉल्व होता है जो कि काटता है और फिर ही किसी इंडिविजुअल को ये चीज फैलती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट हमारे पास डिसीज आती है हमारे पास रिंग वॉर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे कौन से 3 जेनेरा हैं जो कि आपको रिंग वॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 3 जेनेरा का नाम है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ठीक है, 3 हमारे पास है। हाँ ठीक है भावना, क्यूलेक्स, वेरी गुड। ठीक है, ये वाला मॉस्किटो हमारा इन्वॉल्व होता है, ये मॉस्किटो हमारा आगे भी इन्वॉल्व होगा जब हम भी और डिसीजेस पढ़ेंगे। फिलहाल समझ के चलो, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये 3 हमारे पास ऐसे जेनेरा होते हैं जो कि आपके पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंग वॉर्म कॉज करने के लिए। रिंग वॉर्म में हमारे पास क्या होता है, इस तरह से रैशेज आ जाते हैं, जो कहते हैं ना, जब टीवी में एड भी आती है, दाद दाद खाद खुजली वगैरह के लिए ऐसी ऐड आती है ना, के लिए ये यूज करें, तो वहां पे क्या होता है, रिंग वॉर्म्स वहां पे एक्चुअल हमारे आते हैं। रिंग वॉर्म्स में क्या होता है, अपीयरेंस होती है ड्राई, सूखी सूखी स्केली लेजन्स के। कहाँ पे हो सकता है, स्किन पे, नेल्स पे, स्काल पे। स्काल मींस यहाँ पे आपके हेड पे हो सकता है, जो भी रफ एरियाज होते हैं वहां पे आपके पास रिंग वॉर्म्स जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये जो लेजन्स होते हैं, जो ये जो मार्क्स होते हैं आपके पास, कैसे होते हैं, इंटेंस इचिंग, बहुत खारिश होती है, इचिंग वगैरह होती है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो व्हिच मेक्स द थ्राइव इन स्किन फॉल सच एज ग्रोइन और बिटवीन द टोज। देखो जहां भी आपके पास हीट मिलेगा, जहां भी बॉडी को हीट मिलेगा, मॉइस्चर गीलापन वगैरह मिलेगा, वहां पे आपके पास ये जो रिंगवर्म्स होते हैं वो आ सकते हैं। और जैसे रिंगवर्म्स, ग्रोइन समझते हो ना, ग्रोइन क्या होता है आपके पास, जहां पे आपकी जो लेग्स होती है मिल रही होती है, मिलने वाले पार्ट को हम कह सकते हैं आपका ग्रोइन रीजन, तो वहां पे आपके पास जनरली ऐसी चीजें जो है वहां पे हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, आपको क्लीन टॉवल्स यूज करने चाहिए, क्लोथ्स अच्छे से यूज करनी चाहिए, कॉम भी आपको इन्फेक्टेड पर्सन की नहीं यूज करनी चाहिए। ये सब इसके प्रिवेंशन होते हैं ताकि आपको रिंगवर्म वाली डिसीज जो है वो ना हो। क्लियर हुआ? डिसीज हमारी खत्म हो चुकी हैं, डिसीजेस हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। बताओ, समझ में आई डिसीजेस? अच्छे से समझ आ गई ना? मलेरिया वाला तो अच्छे से समझ में आ गया होगा एटलीस्ट। बताओ, डिसीजेस हमारी खत्म हो गई हैं। फिर उसके बाद देखो ये चीज दिख रहा है कि ये तुम रीड कर सकते हो, वैसे बिल्कुल सिंपल सा है यहाँ पे, कैसे आप मेंटेन करके रख सकते हो। देखो, पर्सनल पब्लिक हाइजीन मेंटेन करनी है। पर्सनल हाइजीन के लिए क्या कर सकते हो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पानी पियो, फ्रूट वेजिटेबल क्लीन करके खाओ। ठीक है, वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, और बताओ, डोरमी, शिव, प्राची, भावना, अभिलिप्सा के अलावा बताओ। ठीक है, इसमें और हम पब्लिक, देखो पर्सनल हाइजीन तो हम अपने खुद कर सकते हैं, हम अच्छा खाना पीना खाएं, नहा धो के रह लेंगे। ठीक है, लेकिन पब्लिक हाइजीन को हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, क्या क्या करो, पहली बात तो कोई कूड़ा वगैरह इकट्ठा मत होने दो, अच्छे से क्लीनिंग करो। डिसइंफेक्शन का मतलब अपने वाटर रिसोर्सेज जितने भी पूल्स वगैरह है उनको क्या करो, अच्छे से डिसइंफेक्ट करके चलो, उनके अंदर कोई केमिकल्स वगैरह डाल के रखो, सो दैट इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, एसेंशियल फॉर इन्फेक्शंस फूड एंड वाटर। देखो यहाँ पे लिख रखा है कि आप अच्छा खाना पीना खाओ ऐसे डिसीज के लिए। देखो हमें पता है टाइफाइड हो गया, अमीबियासिस हो गया, स्कैरियासिस हो गया, ये सब किस डिसीज से फैल रहा था, ये हमारे फूड के थ्रू फैल रहा था। तो अगर हमें इन तीनों डिसीजेस को प्रिवेंट करना है तो हमारा मेन काम क्या होना चाहिए कि हमारा फूड अच्छे से रहे, मैंने मतलब बिना कॉन्टामिनेशन के रहे। ठीक है, फिर बात आती है एयरबॉर्न डिसीजेस। एयरबॉर्न डिसीज के हमने क्या एग्जांपल पढ़े, न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड, जो कि दोनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैले थे। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से हम अपने हैंकीज वगैरह को यूज करें अगर कभी स्नीजिंग वगैरह हो, या फिर हम कॉन्टैक्ट ही ना बनाए ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से जिसको एक्चुअल वो डिसीजेस हुई भी हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने पढ़ा ऐसे डिसीजेस जो कि आपके मॉस्किटो बाइटिंग से फैलती है, जैसे कि मलेरिया एग्जांपल हो गया, फिलारियासिस एग्जांपल हो गया। इनकी आप क्या कर सकते हो, इंसेक्ट को इकट्ठा ही मत होने दो। इंसेक्ट कैसे इकट्ठे होते हैं, आपके पास पानी कहीं भी अगर जमा हो जाता है तो वहाँ पे इंसेक्ट घूमने लग जाते हैं, तो उस चीज को मत होने दो। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है क्या, वेक्टर ब्रीडिंग प्लेसेस, जो भी इंसेक्ट का ब्रीडिंग प्लेसेस है वहां पे उसको आप हटाओ। ठीक है,
आप उसको कैसे कर सकते हो भाई, पानी मत खड़ा होने दो बिल्कुल भी, है ना। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, गेम्बू, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। गेम्बूसिया हमारे पास एक ऐसी फिश का नाम है, जब हम उसको वाटर बॉडीज में डालते हैं तो वो सारे के सारे इंसेक्ट्स को खा जाती है। तो हम अपनी इस फिश का भी यूज कर सकते हैं अगर हमें इंसेक्ट्स को रोकना है, या फिर सिंपली बोलो अपने मलेरिया वाले डिसीजेस को रोकना है। फिर लिख रखा है डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश। डोर्स एंड विंडोज पे आजकल लगवाते हैं बहुत ज्यादा वायर मैशेस वगैरह लगती हैं, सो दैट आपके मच्छर जो अंदर ना पाए, ऑल आउट्स वगैरह यूज करो। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिख रखा है, हाँ बाकी डेंगू चिकन के नियम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसको भी छोड़ दो। फिर यहाँ पे आपको वैक्सीन के बारे में लिख रखा है। वैक्सीन के बारे में ये देखो मैंने आपको बताई थी ना, यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैज enabled to completely eradicate the deadly disease which is your smallpox। ऊपर बताया था ना, तो स्मॉल पॉक्स हमारा वैक्सीन के थ्रू आज की डेट में बिल्कुल जा चुका है। बाकी वैक्सीनेशन वाली चीजें हम तब पढ़ेंगे जब हम अपना मेन टॉपिक वैक्सीनेशन वाला पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इम्यूनिटी स्टार्ट करें। इम्यूनिटी स्टार्ट करें, इम्यूनिटी में हम इम्यूनिटी तक ही करेंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना चैप्टर, मेरे को तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था चैप्टर, बिकॉज बायो ली ही इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे हम ह्यूमन की फिजियोलॉजी या ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ पाते थे, और यही एक ऐसा चैप्टर मुझे लगा था जहाँ पे एक्चुअली हमने ये चीजें पढ़ी थी, है ना। चलो ठीक है। भावना, जागृति, प्राची, अलीजा, शिव, डोरमी, अभिलिप्सा, रियाज, जतिन, निहाल, सबका कमेंट होना चाहिए, मेरा नाम याद कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर है मैं देखूंगी, ठीक है, जिसका रह गया वो भी करेंगे, ठीक है। चलो इम्यूनिटी देखते हैं। इम्यूनिटी क्या है सबको पता है। इम्यूनिटी वही है, कोविड के टाइम से तो हमारे पास क्या होता था, आजकल इम्यूनिटी वैसे ही बहुत वर्ड प्रेवलेंट हो गया था, है ना। हाँ इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। चलो देखो अब क्या इम्यूनिटी क्या होता है हमारे पास, ओवरऑल एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज। कोई भी आपको डिसीज हो जाए, हम सब कहते हैं ना इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रॉग है तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं इजिली। तो वही आपके पास बात होती है कि इम्यूनिटी हमारे पास क्या है, किसी भी डिसीज से लड़ने की, हिंदी में बोलो तो क्षमता या कैपेबिलिटी आपकी अगर बॉडी में है, या सिंपली बोलो आपका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी डिसीज से लड़ सकते हो, ठीक है। अब कोविड के टाइम पे ऐसा तो नहीं था ना सबको डिसीज होगी थी। अब बेशक मान लो किसी ने वैक्सीन लगवाई होगी, या किसी का इवन इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कोई काढ़े वगैरह पी रहा था कोविड के टाइम पे इतना ज्यादा, जिससे कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और हम डिसीज से बचते जा रहे थे, है ना। अब क्या होता है ना आपके पास देखो, इम्यूनिटी आपके पास ना दो तरह की होती है, दो तरह की आपके पास इम्यूनिटी होती है। पहली इम्यूनिटी होती है आपके पास इनमेट इम्यूनिटी, जो कि आपके पास बाय बर्थ प्रेजेंट होती है और हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है। बाय बर्थ जो होती है उसको हम कहते हैं इनमेट इम्यूनिटी। दूसरी इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम अपनी लाइफ में कभी आगे जाके लेते हैं। जैसे हमने ऊपर को डिसीज बताई थी मैंने, एक्वायर्ड डिसीजेस भी कुछ होती हैं, ऊपर बताया था ना, जिसको हम कभी ना कभी अपने आने वाले टाइम में लेते हैं। सिमिलरली क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी होती है जो हमारी बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती, हम अपनी डेफिनेट फेज ऑफ लाइफ पे इसको अटेन करते हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पे लिख रखा है देखो, दिस इज ड्यू टू द बॉडी डिफेंड आपको करना है, वही आपके पास द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरह की होती है। अब हम पढ़ेंगे इनमेट इम्यूनिटी हमारे पास कैसी होती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख रखा है, इनमेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। इनमेट इम्यूनिटी जो होती है ना हमारे पास, किसका एग्जाम्पल होती है, और नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसीज का एग्जाम्पल होती है। नॉन स्पेसिफिक कहने का मतलब, जैसे अभी हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब हम पढ़ेंगे ना, वहां पे हम देखेंगे वो आपकी एग्जाम्पल है स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसीज की। दैट मीन्स आपके पास मान लो कोई बैक्टीरिया आया उसके लिए अलग रिएक्शन शो करती है बॉडी, मान लो कोई वायरस आया उसके लिए अलग रिएक्शन शो करेगी, प्रोटोजोआ आया उसके लिए अलग रिएक्शन शो करेगी। लेकिन जो इनमेट इम्यूनिटी होती है ना, ये सबके लिए कैसी होती है, सेम होती है, कोई यहाँ पे स्पेसिफिसिटी नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस कहते हैं, जो कि आपको बर्थ से मिलती है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या क्या आते हैं, कुछ ऐसे बैरियर्स आते हैं जो कि आपकी बॉडी में नेचुरली बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, पहला आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में सबसे पहली चीज आ सकती है, मान लो किसी कोई बच्चा है, उसने बर्थ लिया, उसका जन्म हुआ, तो क्या हुआ, उसकी बॉडी में स्किन तो होगी, सबके अंदर स्किन होगी, उसकी स्किन उसके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही होगी, है ना। सिमिलरली मान लो कोई बच्चा ये मान लो उसने रोआ, वो रोया, ठीक है, तो क्या हुआ, उसकी सबको पता है हमारे आंसुओं में क्या होता है, लाइसोजाइम वगैरह प्रेजेंट होता है, या फिर सिंपली हम बात करें अपने सलाइवा की, ये सब एग्जांपल हो जाते हैं हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के, ये भी अब बच्चे में स्टार्टिंग से प्रेजेंट है। फिर एग्जांपल आते हैं सेलुलर बैरियर्स का। सेलुलर बैरियर्स का मतलब जैसे कि डब्ल्यूबीसी उस इंडिविजुअल की बॉडी में स्टार्टिंग से प्रेजेंट है। लास्ट में हम पढ़ेंगे आपका इंटरफेरेंस वाला। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल से। फिजिकल में सबसे बेस्ट एग्जांपल बैरियर का आता है विच इज योर स्किन, आपका एग्जांपल सबसे बेस्ट आता है। स्किन हमारी बॉडी को जो होता है बिल्कुल अच्छे से क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, या फिर सिंपली बोलूं आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री ही नहीं होने देता। तो सबसे बेस्ट जो बैरियर आता है वो आता है हमारे पास स्किन, विच इज बेसिकली और फिजिकल बैरियर। किसका एग्जांपल है स्किन, फटाफट से लिखो, फिजिकल बैरियर लिखो।
ठीक है, चलो फिर देखते हैं अच्छा हाँ, म्यूकस कोटिंग वाला जरूरी है। ये देखो, अब जैसे हमारी बॉडी में देखो 3 ऐसे पैसेजेस हो सकते हैं जिससे हमारी बॉडी में सिंपली बोलो एयर वगैरह एंट्री ले सकते हैं। जैसे पहला पैसेज आ सकता है हमारे पास, इसको लर्न करने की बस बात बता रही हूँ, ऐसे कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी 3 चीजें हो सकती है। पहली बात तो रेस्पिरेटरी, हम अपनी नोज के थ्रू एयर को इनहेल कर सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल का मतलब सिंपली बोलूँ अपने मुंह से भी कभी कभी अपनी एयर को ले सकते हैं ना। लास्ट में आता है यूरोजेनाइटल, यूरोजेनाइटल एरिया से भी अपनी एयर को हम अंदर ले सकते हैं। तो सिंपल ऐसे याद करके रख सकते हो कि हमारे पास म्यूकस की अब इन तीनों रीजन पे क्या है, तीनों रीजन से हम अपनी एयर वगैरह को पास आउट कर सकते हैं, है ना। अगर हम अपनी एयर को इनहेल या एक्सेल वहां पे कर सकते हैं तो हमें वहां पे प्रोटेक्शन की जरूरत तो वहां पे भी होगी, क्योंकि हम अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हमने स्किन लगा ली तो इन तीनों रीजन के लिए भी तो हमें अपनी प्रोटेक्शन चाहिए ना। और प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, म्यूकस कोटिंग। इन तीनों रीजन पे कौन से 3 रीजन है, दोबारा देखो, रेस्पिरेटरी, कौन से 3 रीजन है आपके पास, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और यूरोजेनाइटल, 3 एरियाज है जहां पे आपको बस म्यूकस की कोटिंग मिलती है। किस लिए मिलती है, प्रोटेक्शन करने के लिए सिर्फ, ठीक है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या क्या आपके पास आ सकता है, जैसे बस सलाइवा हो गया, आपका ईयर वैक्स हो गया, आपका मैं सिंपली बोलूँ आपके आंसू वगैरह हो गए, ये सब मैं सिंपली बोल सकती हूँ, है ना। देखो एसिड हो गया आपका स्टमक में, सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए, ये सब मेरे पास क्या कंट्रोल करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। सिंपली बोलो तो माइक्रोब्स को अंदर आने ही नहीं देते हैं। सिंपली या सिंपल बोलो तो आपके पास इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर दे रखा है आपके पास सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर में क्या होता है, कंटेन सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसीएस भी कहते हैं, आपको पता होगा, लाइक योर पीएमएनएल, पीएमएनएल की जो फुल फॉर्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब याद करेंगे, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लुइकोसाइट्स, ये एग्जांपल है लुइकोसाइट्स का ही, ठीक है। ये किसकी तरह एक्ट करते हैं आपके पास, ये किसके एग्जांपल्स हैं आपके पास, सेलुलर बैरियर्स के एग्जांपल है। साथ साथ आपके पास नेचुरल किलर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स आपके पास एग्जांपल माने जाते हैं लिम्फोसाइट्स का। देखो नेचुरल किलर सेल आपके पास करते क्या, आपको बता देती हूँ। सी देखो, नेचुरल किलर जो सेल्स होते हैं ना हमारे पास, ये कैसे काम करते हैं, मान लो आपकी बॉडी में, यस, मान लो आपकी बॉडी में, अगेन जिसको भी लेना हो, मान लो कोई भी रियाज है, मान लो, ठीक है। तो हमारी बॉडी में मान लो कोई भी आपके पास, मान लो यहाँ पे बैक्टीरिया आया, ठीक है, वेट, यस, मान लो आपके पास यहाँ पे बैक्टीरिया आया। हमारी बॉडी में क्या होता है, नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। ये जो नेचुरल किलर हमारे पास सेल्स होते हैं ना, क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया को ना तोड़ देते हैं, या फिर सिंपली बोलो इन बैक्टीरिया के अंदर ऐसे पोर्स क्रिएट कर देते हैं। और जैसे ही पोर्स हमारी इनकी मान लो रियाज के अंदर, मान लो जैसे ही पोर्स क्रिएट हुए, जो कि किसने बनाए, नेचुरल किलर सेल्स ने पोर्स वगैरह बनाए, इससे क्या होगा, हमारे जो बाहर के जो मटेरियल है वो सेल के अंदर चले जाएंगे। जैसे सेल के अंदर चले जाएंगे तो आपके पास जो बैक्टीरिया जो कि बाहर से आया है वो फट जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। और जैसे आपके पास बोला बैक्टीरिया या फिर वायरस कुछ भी है वो बर्स्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी अल्टीमेटली प्रोटेक्ट हो जाएगी उस बैक्टीरिया से। तो नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। सिंपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ब्लड में मिलते हैं। मैक्रोफेजेस कैसे काम करते हैं, सबको पता होगा, फेगोसाइटोसिस के थ्रू। फेगोसाइटोसिस मतलब होता है, मान लो कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी ईस्ट आया, जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसको खा जाते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपली फेगोसाइटोसिस। सिंपल वर्ड्स में याद कर सकते हो, है ना। तो जो मैक्रोफेजेस होते हैं मेरे पास कैसे काम करते हैं, फेगोसाइटोस करते हैं और आपके डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है, समझ में आ गया। ये 3 मेरे पास एग्जांपल माने जाते हैं किसके, आपके इनमेट इम्यूनिटी के, ठीक है। फिर लास्ट इसका एक और एग्जांपल आता है विच इज योर साइटोकिन बैरियर। साइटोकिन बैरियर्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, मान लो आपके पास 3 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। मान लो ए को कोई, मान लो जो ए इंडिविजुअल है उसको किसी बैक्टीरिया ने आके इन्फेक्ट किया। अब ए वाला इंडिविजुअल कहेगा यार मैं तो इन्फेक्ट हो ही चुका हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, अपने चलो बी सी डी वाले दोस्तों को तो एटलीस्ट मैं प्रोटेक्ट करके रखता हूँ, सो दैट आपके पास एटलीस्ट ये तो ना मरे, है ना। तो ए क्या करता है, ए आपका ना कुछ ऐसे इंटरफेरॉन्स को रिलीज करता है। जो ए होता है वो किसको रिलीज करता है, इंटरफेरॉन्स को रिलीज करता है। ये इंटरफेरॉन्स जो होते हैं बीसीडी देख के इसको एक्टिवेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपके पास जो बीसीडी वाले जो दोस्त होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, है ना। ए ने अपना बलिदान दे दिया, उसने इंटरफेरॉन्स को रिलीज करा, जिससे क्या हुआ, जो बीसीडी वाले इंडिविजुअल थे वो अब प्रोटेक्ट हो चुके हैं। वही आप लिख रखा है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं वो इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं अब नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। ये बात यहाँ पे लिख रखी है, बताओ क्लियर हुआ, बताओ क्लियर हुआ सबको। तो ये हमारे पास जो 4 पीरियड्स होते हैं ये आपके बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं और आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके प्राइमरी डिफेंस के लिए हम सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है, आपको पता होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी होती है जो कि हम, ठीक है, ठीक है, सब कुछ देखो। अब क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो कि हम
बर्थ के बाद लेते हैं। नाम से पता चल रहा है एक्वायर आपने इसको किया किसी अपने लाइफ के टाइम पे, है ना। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है कैसी होती है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी मैं बता चुकी हूँ किस किस तरह से स्पेसिफिक होती है। बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, उनके लिए अलग अलग काम शो करेगी बॉडी। स्पेसिफिक टाइप, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ यहाँ पे डिफरेंस शो नहीं होता। दूसरा इसका काम है डिफरेंशिएट। ये जो इम्यूनिटी होती है डिफरेंशिएट करके चलती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल को, मतलब इसको पता है कि अपने तो अपने होते हैं, ठीक है। इस वाली इम्यूनिटी को क्या है, आपके पास पता है कि जो अपने सेल्स होते हैं अपने ही होते हैं, मैंने उनको नहीं मारना, ठीक है, उनका ये काम होता है। फिर होता है आपके पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इनका जो ये ना मेमोरी रख के, मतलब मेमोरीज रखते हैं। मान लो जैसे मान लो किसी की बॉडी में पहली बार, मान लो किसी की जब कोई पैदा हुआ हो उसकी बॉडी में मान लो पहली बार कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस आया, आपकी बॉडी ना उस चीज की मेमोरी रख के रखती है कि अगर मान लो सेकंड टाइम भी अगर मान लो कभी वही बैक्टीरिया मेरे पास आ गया और मुझे इन्फेक्ट कर दिया, तो मैं उसको अब उसका डबल रिस्पॉन्स दे पाऊँ, उसका मैं सेकेंडरी एनएम हम पढ़ेंगे हम आगे अभी एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आएगा। फिलहाल बस इतना समझ के चलो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, ये डिफरेंशिएट करके चलती है और ये मेमोरी रखती है। मेमोरी कैसे रखती है, क्यों रखती है, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तब अच्छे से यहाँ पे क्लियर होगा, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ याद कर लो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। पहली इम्यूनिटी हो सकते हैं ह्यूमोरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दूसरी होती है हमारे पास सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ह्यूमर मैंने आपको फिर बताया, ह्यूमर हमारा रिलेटेड होता है फ्लूइड वाले टर्म से। स्टार्टिंग में गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस भी हमने पढ़ी थी, तो ह्यूमर वाला टर्म होता है हमारा बेसिकली सिंपल कहूं तो आपके पास फ्लूइड वाले टर्म से, है ना। फ्लूइड हमारी बॉडी में सबसे मेन फ्लूइड कौन सा होता है, सबको पता है, ब्लड होता है। तो जबली जो इम्यूनिटी हमें मिलती है वो कैसे रन करती है, मीन्स सिंपली बोलो ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी में ऐसी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, ऐसी सिंपली बोलो तो ऐसे सिपाही बोल सकते हैं, मतलब सिपाही क्या मतलब, जो आपके पास बेसिकली आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वो सिपाही सिपाही हम सिंपल बोल सकते हैं, है ना। दैट मीन सिंपली बोलो यहाँ पे आपके पास ऐसे सोल्जर्स, ऐसे सिपाही यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके पास ब्लड में बह रहे होते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर मान लो मैंने बोला ब्लड में बह रहे हैं, इसलिए तो मैंने इसको ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी नाम दिया। अब इसमें एक्चुअल होता क्या है, यहाँ पे ना आपके पास ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी में यहाँ पे आपके पास बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होते हैं हमारे पास बी सेल्स, लिम्फोसाइट्स के टाइप होते हैं, एक होता है बी, एक होता है टी, ठीक है। आपके पास ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी में कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, बी वाले इन्वॉल्व होते हैं। ये जो बी वाले आप देखो, मान लो ये ब्लड है, बी वाला जो आपके पास होता है वो आपके पास बह रहा होता है ब्लड के अंदर। ये जब बह रहा होता है तो ये क्या करता है, आपके पास एंटीबॉडी को रिलीज कराता है ब्लड के अंदर ही, ठीक है। इसलिए हम अपनी ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी को एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप ऑफ इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। क्यों हम इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, आपकी एंटीबॉडीज होती है वो ब्लड में ही रिलीज होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप आता है हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो हमारे पास कौन आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं टी सेल्स, ठीक है। फटाफट से लिखे बताओ, ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यूनिटी के लिए कौन से सेल्स होते हैं, बी या फिर टी, फटाफट बताओ। हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो पार्ट्स पढ़ने हैं, ह्यूमरल और आपका सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल का दूसरा नाम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होता है। सेल मीडिएटेड में आपके इन्वॉल्व होते हैं टी सेल्स। ये जो टी सेल्स होते हैं ना आपके जनरली चार तरह के होते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है चारों, बस सिंपल याद कर लो, आपके पास चार तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं टीके सेल्स, ठीक है। ये जो टीके वाले सेल्स होते हैं इनको हम टी किलर सेल्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब कि आपके पास मान लो आपकी बॉडी में आपने ट्रांसप्लांटेशन कराई, मान लो किडनी की ट्रांसप्लांटेशन कराई, तो आपकी बॉडी कभी कभी क्या होती है कि ना एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसकी ग्राफ्ट मतलब सिंपली बोलो तो ग्राफ्ट की रिजेक्शन, ग्राफ्ट का मतलब कोई भी ऑर्गन की ना रिजेक्शन कर देता है, बॉडी नहीं ले पाती, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास टीके वाले सेल्स। दूसरा आता है हेल्पर सेल, टीएच वाले सेल, है ना। ये जो टी वाले आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है कि जो आपके जो ये टी सेल्स होते हैं ना वो अल्टीमेटली आपके बी सेल वालों को हेल्प करते हैं एंटीबॉडी रिलीज करने में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है कि जो टी वाले जो आपके पास टी सेल्स होते हैं या फिर सिंपली बोलो जो आपके पास सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, वो कभी भी खुद रिलीज नहीं करती एंटीबॉडीज, बल्कि हेल्प करती है बी वालों को, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करा पाए। तभी यहाँ पे लिख रखा है, तो जो टी वाले हेल्पर सेल्स होते हैं ये टी किलर सेल को भी हेल्प करते हैं, साथ साथ आपके पास ये सेल मेडिएटेड सॉरी एंटीबॉडी इम्यूनिटी वाली को भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो रिलीज मोर एंड मोर एंटीबॉडीज, ठीक है। फिर आपके पास आता है टी मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स भी मैंने ऊपर बताया मेमोरी सेल कहाँ पे यूज होते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना ही आपके पास बी सेल टी सेल क्या होते हैं, टी सेल के चारों टाइप लर्न करने की जरूरत नहीं है, इतना मेन समझना था। टी हेल्पर एक टाइप ऑफ टी सेल होता है जो कि आपके पास हेल्प करता है आपके बी वालों को, ठीक है। ठीक है, ये देखो आपको एनसीईआरटी में यहाँ पे दे भी रखा होगा, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है, सी टी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। यहाँ पे लिख रखा है ना ये वर्ड, तो ये लाइन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलो अब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करें एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, बताओ। आज मैं क्वेश्चन लाई थी बट वो क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उसको खुद कर लेना, ठीक है।
करें एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। देखो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में ना हमारे पास क्या होता है, ओके ओके ठीक है। देखो एंटीबॉडी के पहली बात तो देखो एंटीबॉडी हमारे पास किस लिए प्रोड्यूस होती है, तो सबको पता होगा जनरल आइडिया कि हमारी जो एंटीबॉडी होती है किस लिए निकलती है। जैसे हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आके हमें इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी का काम है एंटीबॉडी को निकालना, सो दैट हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए, है ना। अब ये जो एंटीबॉडी होती है किसकी बनी हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है हमारे पास, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की मिलकर बनी हुई होती है। ये जो एंटीबॉडी होती है इसके पास क्या होती है, दो हैवी चेन्स होती हैं, दो लाइट चेन्स होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पास दो हैवी चेन्स होती हैं और इसके पास दो लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं, दो हैवी चेन्स जो होती हैं, पहली हैवी चेन देख लो येलो कलर में जो आपको दिख रही है, ये मेरे पास होती है कौन सी, हैवी चेन, ठीक है। ये आपके पास एक